अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। अच्छा लग रहा होगा आपको हमारा ईद का सेट, है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कहना ये आपसे चाहती हूँ, वैसे मुझे कुछ ज़्यादा शेर व शायरी नहीं आती, लेकिन ये शेर मैंने हमेशा जब भी नोट्स लिखे हैं और औरत को डिस्क्राइब किया गया तो मैंने हमेशा ये शेर ज़रूर रट्टा मार के लिखा है। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। मतलब सही पढ़ दिया मैंने, पता नहीं, अब मैं पूछूंगी बाकियों से कि मैंने सही पढ़ा है कि नहीं, लेकिन लिखती में सही थी। वैसे ये बात कितनी दुरुस्त है कि ख़वातीन के दम से है इस कायनात में रौनक। देखिए, इंसान ख़ता का पुतला होता है। हम लोगों में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। अब अगर मैं पहले बुराइयों की बात करती हूँ, हाँ बस सही, हमें गॉसिप करने में मज़ा आता है, मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं। हाँ हम कभी कभार गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला लेते हैं, सही है। कभी कभार पैसे ज़्यादा बर्बाद भी कर देते हैं, खर्चा भी कर देते हैं, बहुत सारी जगहों पर उल्लू भी बन जाते हैं। मासूम होते हैं हम, और उसकी वजह से हमें लोग, ख़ास तौर पे ये जो हमारे घर में काम करने वाले कारपेंटर और प्लम्बर और ये सब हमें कभी कभार उल्लू भी बनाते हैं। मगर फिर भी जब तक हम तैयार होके ना आएँ, वो महफिल कंप्लीट नहीं होती। चाहे हम घर की माँ हो, चाहे हम घर की बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, हमारे बगैर कोई भी इवेंट अधूरा होता है। इवेंट को तो छोड़ दे, सिर्फ अगर घर में ही 4 लोग बैठ जाएं और उसमें माँ, बहन, बेटी ना हो, तो क्या मज़ा उस महफिल का। खाना जो हम बनाते हैं ना, वो तरसते हैं लोग खाने के लिए। यानी दूर जा के भी जो हमारे घर के मर्द हैं, वो याद करते हैं अपनी बहन की पकाई हुई रोटी, अम्मी के हाथ का खाना, बीवी के हाथ का मीठा। सो चटपटी बातें हों हमारी, उसकी वजह से रौनक होती है। हमारी कंपनी बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं खुद अपनी तारीफ़ें भी कर रही हूँ और बुराइयाँ भी कर रही हूँ। सो ये मिली जुली कैफियत जो अच्छाइयों और बुराइयों का मजमुआ होती है, ये एक औरत होती है, जो एक माँ भी होती है, जिसमें ममता होती है, जिसमें वो केयर होती है जो और किसी मखलूक में नहीं इस कायनात में। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, और कुछ बातें गड़बड़ भी हो जाती हैं हमसे। लेकिन सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती। बहुत सारी ख़वातीन परफेक्ट होती हैं। उनको पता है कि कैसे बैलेंस रखना है। उनको ये पता है कि जो ख़र्चा उनका घर में उनके मियाँ कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल बचा के लेकर घर बनाना है, जेवर बनाना है। ये सारी खुसूसियात उसमें होती हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात उसकी ये है कि वो जो उसके अंदर की ममता है ना, उसमें पकाए हुए खानों में जो लज्जत आती है, उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से, वो शायद किसी बड़े शेफ़ के हाथ से भी नहीं आ सकती। सो ये गिफ्ट अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। और इस ईद पर भी हम खाने पकाने की बात करेंगे, क्योंकि ये ईद खाने पकाने के बगैर अधूरी है। सो इसीलिए एक ऐसी
शख्सियत जो औरत भी है और शेफ भी है। सोचें दोनों चीज़ें अगर एक शख्सियत में हो तो कितना मज़ा आए, तो मज़े मज़े के खाने खाने का मौका मिलेगा। आइए वेलकम करते हैं रिदा को। शेफ रिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। कैसी हैं निदा? ईद बिल्कुल ठीक, मुबारक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या खिलाएंगी आज आप हमारे नाजरीन को बनाकर? आज मैं बनाऊंगी मीट बॉल पुलाव। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, मीट बॉल पुलाव जो कोफ्ते का पुलाव होता है वो बनाएंगे, और घरों में हर घर में बनता है। तो मैंने कल सोचा कि कुछ डिफरेंट तरह का, मैंने सोचा कि मैं डिस्कस कर रही थी आपकी टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि कुछ देसी भी बनाएं। तो मीट बॉल पुलाव बनाएंगे, उसके साथ हम बनाएंगे एक ब्रेड पुडिंग, और दोनों डिशेस ऐसी हैं जो कि घरेलू खवातीन के लिए, बहुत ज़्यादा शेफ नहीं है इसमें, घरेलू खवातीन आराम से घर में बना सकते अच्छा, हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे हाँ, करना है इससे, क्योंकि आज मैंने समझे, वैसे आदमी लोग भी देख लें हमारा शो, लेकिन मैंने आज डेडिकेट ये शो खवातीन को किया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गर्मी है और जाहिर है किचन में रहना मजबूरी भी है और चाहत भी है, ये दोनों चीज़ें हैं कि अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए पका के खिलाना या सर्व करना। बिल्कुल। सो उस गर्मी से बचने के लिए कोई ऐसी ड्रिंक बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो मतलब चकरा के गिरी ना जाए किचन से बाहर। बिल्कुल, बहुत इजी एक जो है रेमेडी है इसकी कि गर्मी आपका मैदा ठंडा रहता है, आपको ओवरऑल गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगती। तुख्म मलंगा आपको पता होगा, बैजल सीड्स हर किसी को पता है। जी जी। कैरी का शरबत बनाएं, तुख्म मलंगा थोड़ा सोक करके रखें ओवरनाइट, और उसके अंदर आप तुख्म मलंगा डालें, आप कैरी का शरबत पिएं, कसरत से उसको पिएं गर्मियों के अंदर। वाटरमेलन है या मेलन, कोई से भी मेलन जो है उसका जूस आप बनाएं, शेक्स बनाएं, और बस इसी तरीके से आप मतलब जूसेस पिएं, फ्रेश जूसेस, पानी का इंटेक रखें गर्मियों में, दही खाएं, लस्सी पिएं। मेरे ख्याल से कि इससे बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है। आपका जो है वो ORS अपने साथ रखें, ORS आप पिएं, उससे होता है शुगर लेवल्स आपके मेंटेन रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये, और कोशिश करें इजी रेसिपीज़ बनाएं, जैसे कि आज मैं आपको सिखाऊंगी। कोशिश करें जल्द से जल्द झटपट बनने वाली रेसिपीज़ बनाएं, सो दैट आपका कम से कम किचन में टाइम गुजरे। या तो फिर सबसे आसान तरीका है कि किचन में एक AC लगवा लें। अरे ये लेकिन बिजली का बिल इतना है कि बिजली का बिल लाइट ही नहीं होती। बिल्कुल लाइट ही नहीं होती है। तो आपको पता है आज हमारे शो पे कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे हमेशा जब भी वो मेरे शो पे आते हैं, मुझे भी और नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। सो सीखने के साथ मतलब आप ईद के शोज होते हैं फन वाले, मस्ती वाले। तो मैं हैरान ही होती हूँ जब कोई सीखने वाली बात हो, जो कोई इंफॉर्मेटिव शो होता है, तब भी ये लोग इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ें समझा देते हैं। और जब फन होता है तो फिर इनसे ज़्यादा फन कोई और कर ही नहीं सकता। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये फन सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जमा होंगे इस ईद के मौके पर, और एक साथ सारी खवातीन, बल्कि लड़कियां, औरतें जिस भी उम्र की हैं, सब फन करेंगी। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। जैसे मैंने आपको कहा कि आज ये डेडिकेट किया गया है शो खवातीन के लिए। सो मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को सबसे पहले बुला रही हूँ, वो इतना मज़ेदार बैलेंस है उनकी लाइफ में, और वो हमेशा, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ उनकी पर्सनालिटी को, कि वो अपना घर और प्रोफेशनल लाइफ को कितना बैलेंस लेके चलती हैं। ना सिर्फ खुद लेके चलती हैं बल्कि दूसरों को सिखाती भी हैं। सो अगर मैं कहूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ परसेंटेज बहुत सारी चीज़ों में फ़ैसले लेने के लिए हिसाब से उनसे सीखिए तो ये गलत नहीं होगा। और उनके ड्रामे देखकर या उनके प्रोग्राम्स को देख के आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। सो यही सीख देने के लिए और फन लविंग शो दिखाने के लिए मैं दावत दे रही हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सी रुबीना अशरफ। घर पे मिले ना मिले, हम लोग शो में मिलके ना अपनी स्किन मिल जाती है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। What a lovely intro you gave. ये क्या हो रहा है कि ऐसे मतलब ही है बस। बेटी की शादी के बाद कुछ ज्यादा जवान हो गए।
क्या राज है माशाल्लाह। आपकी सोहबत का असर है। मेरी सोबत का जी नहीं, आप हाँ। माशाल्लाह खुश रहती हैं और वो कहते हैं कि आपके घर की दावतें सब जितने भी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो जाते हैं वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि रुबीना तो ऐसे खिलाती है, रुबीना ये लवाजमात रखती है टेबल पे। तो ये क्या दुरुस्त है? ये मैं आज पूछना चाहती हूँ। या आई लाइक, अब मैं चूंकि बहुत ज्यादा वो हूँ ना, मेहमान नवाज? OCD नहीं, अच्छा, नहीं। OCD, हाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी मर्जी से सब खाएं। अच्छा। और जैसे मुझे खाना पसंद है वैसे मैं सबको खिलाऊं, तो आई काइंड ऑफ लिटरली स्पून फीड एवरीवन। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ, एक दफा हमारे बहुत प्यारे अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे काजी साहब, हाँ, गाजी हमारे वाजिद दोस्त साहब। खाने पे थे और मैंने उनको कहा इसके साथ आपने ना आलू बुखारे की चटनी जरूर खानी है। हाँ। तो उन्होंने कहा साहब 40 साल हो गए मुझे खाना खाते हुए, हाँ। मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या खाना है। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं मशवरा दिया है सर, ये बात तो सही हाँ। है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी चटनियाँ, वो अचार और ये सब चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। सो क्या अगर मैं बकरा ईद पे पूछूं कि वो लवाजमात क्या क्या होते हैं, खाने का नहीं पूछ रही, लवाजमात का पूछ रही हूँ, वो क्या क्या आइडियाज़ हैं चटनियाँ? सबसे पहले तो आलू बुखारे की या आम की चटनी, इमली की चटनी, बिकॉज मुझे खाने में मीठा और नमकीन मिक्स पसंद है। हाँ, सो यू नो मुझे लगता है कि बहुत मज़े खाने का फिर। मज़ा इन्हांस हो जाता है। एग्जैक्टली। तो दैट्स माय काइंड ऑफ चटनीज। उसके बाद खैर वो हाँ। रायते एंड एवरीथिंग कम्स लेटर। हाँ। बट आलू बुखारे की चटनी जब मैं सफीना के यहाँ भी जाती हूँ हाँ। लंच पे, डिनर पे, तो each and every one of my friends makes sure कि आलू बुखारे की चटनी नहीं है, रुबीना आ रही है। और ये अच्छा है, गर्मी के लिए बेस्ट है। वाओ, जबरदस्त। बहुत सारी बातें करनी, हमने बड़ा फन करना है, सबको पता है। मेरे शो पे आके ही इनका हमने फन वाला रूप देखा है। मैंने एक शो आपसे वो फन वाला गेम्स वाला भी करवाया है। मेरी नेक्स्ट गेस्ट जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, वही आज सारी खवातीन ऐसी हैं जो बड़ा बैलेंस लेके चलती है अपनी ज़िंदगी को। सो वो एक मिसाल है हम सबके लिए और हम उनसे हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। सो अब अगर आप ब्यूटी की बात करें, पहनने ओढ़ने की बात करें, घरदारी की बात करें, टोटकों की बात करें, बहू बेटी बेटे, इन सारी बातों के जो सारे जवाबात हैं वो आप इनसे सुन सकते हैं। इनको हर बारे में नॉलेज है। सो बड़ा मज़ा आता है जब वो शो पे आती हैं और वाकई अपनी भी ज़िंदगी की या आपकी ज़िंदगी की कुछ परसेंटेज आप ये कहेंगे कि आपने इनकी बातें सुनकर सीखी हैं। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस सबा फैसल। हो दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबता ईद मुबारक। ईद मुबारक। उफ, अल्लाह, माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं। कितनी प्यारी लग रही है, इधर आओ। इतनी प्यारी लग रही है और आज का कलर मुझे लग रहा है कि फिरोजी है कुछ, हाँ। है ना? और आपके इस सेट के साथ Complimenting the बहुत set. कॉम्प्लीमेंट compliment कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ईद जो है वो हम बात कर रहे थे, मैंने रुबीना आपा के बारे में सुना है कि वो दावतें वगैरह, लेकिन आपके बारे में भी मैंने ये सुना है कि खानदान जमा होता है जब सबा लाहौर पहुंचती है। तो बिल्कुल। सो खानदान की जमा होने की रीजन क्या है? सबा में ऐसा कौन सा मैग्नेट है? मुझे बहुत शौक है खाने बनाने का और उससे ज़्यादा शौक है खिलाने का। अच्छा। तो मैं जब भी लाहौर जाती हूँ मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। अभी तो मेरे भाई आए हुए थे इंग्लैंड से, हाँ। तो हम सबके घरों में बस दावतें हो रही यार, थी। कितना मज़ा और आता है हम वैसे। सब इकट्ठे होते थे माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आता था। और मैंने बस अच्छा, वो इंग्लैंड से आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? प्याज वाली भिंडी, उन्हें माश की दाल, सब्जी, हरी चटनी के साथ, और उन्हें मेथी आलू। तो मेरे शौहर कहते हैं यार तुम चीचू की मलिया से आए हो कि इंग्लैंड से आए हो? तो वो बस सारी वो चीजें हर घर जो वहाँ नहीं मिलती वो इधर उनको चाहिए। हाँ, तो उन्हें चाहिए। तो आपके घर में भी लवाजमात होते हैं? चटनी, अचार, पापड़, ये वगैरह वगैरह सारी देखिए, चीजें? मेरी अम्मी कहा करती थी कि चाहे आप दाल चावल बनाएं, उस पे भगार ना लगाओ और उसके साथ चटनी और सैलेड ना हो ना, तो उसका कोई मजा नहीं। फिर दाल चावल है, वरना वो शाही खाना हो जाता है। तो मेरा तो बहुत बिलीव है ना कितना हम खाने की बात करें, जिसको भूख नहीं भी लगी होगी तो ये शो देख के उसको भूख लगने वाली है। अब जो मेरी अगली गेस्ट है, मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर स्टेज पे अलग अलग रूप धारे हैं।
पहले वो हीरोइन, और जाहिर है फिर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल भी थी, फिर हीरोइन, ड्रामों में आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा, उसके बाद फिर वो माँ बनी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन साइड पे चली गई कैमरे के पीछे, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को हेल्प करने के साथ साथ फिर वो एक्टिंग में वापस आई और अब यूट्यूब चैनल पे कुकिंग भी सिखा रही होती है। सो इतनी सारी चीज़ें एक शख्सियत कैसे अपना सकती है, ये हम उनसे सीखते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारी टैलेंटेड और बहुत हसीन, मैं कहती हूँ एवरग्रीन, फजीला कैसर। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक। अरे होली हसीन। मैंने एक दो दिन पहले जो है वो देखा था आपकी बहू के साथ कैप्शन इनके लिए कि आपकी दम से हमारी जिंदगी में रौनक। मैंने कहा अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये, तो मजे की चीज लग रही है। आप दोनों की तस्वीर थी और नीचे कैप्शन था, उसने शायद नहीं, मुझे लगता है कि हर वही जैसे आप कह रहे हैं कि हर स्टेज आपके लाइफ का अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि हर रिश्ता भी हमारा बहुत अच्छा होता है। हम लोग खामखा कुछ रिश्तों को नेगेटिव दिखा रहे होते तो ड्रामे कैसे बनेंगे अगर नहीं दिखाएंगे? हाँ, ये बात मसाला डालने के लिए दिखाना पड़ता है। हाँ, हाँ, बहुत शदीद मसाला होता है वैसे। तेज मसाला हम लोग करते हुए भी अजीब सा फील कर रहे हो। हाँ, मुझे लगता है नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो लेकिन फिर वो ड्रामे अगर सीधे सीधे से बन जाएं फिर जिंदगी में जरा इधर उधर होना जरूरी है ना। हाँ, हाँ, नहीं स्पाइस, बल्कि जैसे अभी दाल चावल की बात करी थी तो मुझे याद आया कि बकरीद पे 2 दिन के बाद ना कैसे कहते हैं दाल चावल बनाते हैं। हाँ, हर कोई गोश्त खा खा के वो हो जाता है ना इतना ज्यादा गोश्त का। तो आपके घर में क्या लवाजमात होते हैं टेबल पे जिसके बगैर कैसर भाई खाना नहीं खाते? कैसर तो खैर दाल चावल ही खाते हैं, वो तो खाते रहे, लेकिन हमारे बाकी बच्चे बड़े शौकीन हैं मिजाज, तो कलेजी भी बनती है, और बकरीद पे उनको क्या कहते हैं चटपटी रान बनाओ। मेरा बड़ा वाला तो बेटा उसके अंदर से कोई निकल आता है अचानक, नया आदमी, अम्मा चटपटी रान बनाए और बिरयानी जो बनाए हैं वो तो बहुत मसाला जरा तेज कर दीजिएगा। तो ये तो खाने हैं ना, लेकिन लवाजमात मतलब चटनी अचार ये वो जरूरी तो है। यहाँ आलू बुखारे की चटनी होती है, आपने क्या बताया था? मैं तो वो चटनी आजकल जो है ना वो कैरी की चटनी, कैरी की चटनी, गर्मियों में तो कैरियों की चटनी बनती है, वैसे लहसुन मिर्च की चटनी बनती है। और मुझे बैंगन का रायता बहुत ये सब सिंधियों को लहसुन मिर्च वाली क्यों पसंद है? हमारे घर भी बनती है ये। हाँ, वो तो बनती है, लेकिन अगर सिंध में देखा जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो कैरियों की चटनी जो है वो गर्मी मारती है, क्योंकि वो प्याज के साथ हम बनाते हैं और दाल चावल के साथ यम लगती है। मुंह में पानी आ रहा है, और जब हम सब जमा हो जाएंगे यहाँ तो और भी ज्यादा पानी आएगा। आइए जी, नेक्स्ट अपनी गेस्ट को वेलकम कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद वो मेरे शो पे आपको नजर आएंगी, बल्कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक और गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट जिसकी चाह हर औरत करती है कि उसको अपनी दोस्त, अपने जैसी बेटी अल्लाह ताला दे, और वो 2 बेटों के बाद माशाल्लाह एक बेटी की माँ बनी है। बेटी की माँ बनने के बाद बड़ा चेंज इंसान की ज़िंदगी में आता है। हम 3 खुश नसीब है जो 3 बेटियों की माँ है। आपके पास नहीं है बेटी, लेकिन बहू आ गई बहू। आप जो मेरी अगली गेस्ट हैं उनको वेलकम भी कर रही हूँ, बहुत सारी मुबारकबाद के बाद। बड़ा बैलेंस रखती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में, बहुत कुछ सिखाती हैं आपको जब भी आती हैं। वेलकम टू सरवत गिलानी। करा तेरिया तारीफा मैं ता सामने शरीका, किथों लब के ले आवा तेरे नाल दा, तेरे नाल दा मैं टैटू वीणी उत्ते बनाया, होना कोई नहीं हो तेरी जे मिसाल दा, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, नशा हर वेले रहिंदा मैनू टोलदा,
वाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये तो ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या है, लोग जो खवातीन है, आम औरतें, वो अपने आप को दुबला कर करके थक जाती कि बच्चा, और फिर कहती हैं कि हमारे अभी 4 बच्चों की माँ है ना, हम 3 बच्चों की माँ है। तो ये आप माशाल्लाह, ये क्या राज है आपकी जादूगरी का? ये हम अभी पूछ ये रहे अभी थे पूछ ही रहे कि थे। कितनी बड़ी है बेटी, तो शी इज ओनली 5 months। माशाल्लाह, You know, thanks to her good 5 genes. months। Yeah. यस, थैंक यू। आई डोंट नो, हर दफा जब मुझसे ये लोग पूछते हाँ। हैं निदा, मुझे समझ ही नहीं आती अब है बोला बात कि क्या मेरी है। genes। इट्स गुड जीन्स एंड अल्लाह का करम है। गुड जीन्स। और आपके जो सुसर साहब हैं, वो भी तो शायद पराठा उठाते होंगे आपके सामने से। हाँ, वो शुरू में बहुत करते थे, हाँ। फिर हम बड़े ढीठ निकले। He's like given up on us। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है ऑब्वियसली हाँ। आफ्टर द डिलीवरी, हाँ। कि यू नो आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। लेकिन That is the time, लेकिन the वो first जो 40 ताकत days वाली जो कहते हैं चीजें ना, होती हैं जो, हाँ, 40 डेज में खानी वो होती मखाने और वो हाँ। सब मैंने खाए हैं। वो फिर भी तो हर वैसे पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो मोटा नहीं करते वैसे, हाँ। कि हर डिलीवरी के बाद जो 40 डेज है ना, हाँ, एंड वी थिंक इट्स एन ओल्ड वाइव्स टेल एंड इट्स अ मिथ, इट्स नॉट। इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कि एक 40 दिन आपने एक्चुअली अपने ऊपर मेहनत की है और बाहर नहीं निकले हैं और कवर्ड रखा है और सही ये मखाने और ये सब खाए हैं, तो वो आपको लॉन्ग लास्ट करते हैं, इसलिए आप वापस अपनी शेप में भी आ जाते हैं। ओह वाह, जबरदस्त। इसका मतलब वो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना वो सही कहते कि 40 दिन का खाया काम आता है सारी जिंदगी, वो बिल्कुल दुरुस्त सही कहते थे। बिल्कुल ऐसे। कभी कभी कुछ ज्यादा ही काम आ जाता है वैसे। सो जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है, मैं सबको एक साथ बुला लेती हूँ ना, जरा फिर गप लगाएंगे। कलर्स नजर आएंगे। हाँ, कलरफुल स्क्रीन नजर आएगा। सो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है, वैसे तो वो मेरी पड़ोसी हैं, लेकिन ईद पर हम शो पे मिलते हैं क्योंकि फिर वो कहीं निकल जाती हैं, हम कहीं निकल जाते हैं। लेकिन मेरी पड़ोसी होने के साथ उनमें और बहुत सारी खुसूसियात हैं। ये भी एक ख़ास बात है ना उनकी। एक ख़ास बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के साथ अपने बच्चों की परवरिश जिस तरह की है वो नज़र आती है, क्योंकि जब मैं पार्क में होती हूँ और मैं उनके बच्चों से मिलती हूँ तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ कि अच्छा उसको ये भी पता है, वो इस तरह भी सलाम करता है, वो इस तरह, तो वो चीज़ नज़र आ जाती है। किस तरह बैलेंस रखा, काम करती रही, मेंटेन रखा, इन सारी बातों के जवाब आज हमें शो पे मैं एक दफ़ा फिर से पूछूंगी, पहले भी पूछे हैं लेकिन फिर पूछूंगी। वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस और माँ, बहू बेटी तो हैं ही, सुनीता मार्शल। तेरा इश्क इबादत है मेरी, सांसों में खुशबू है तेरी। तेरा इश्क इबादत है मेरी, सांसों में खुशबू है तेरी। जो मेरा है वो तेरा है, ये जान भी हाजिर है मेरी। तेरी याद सतावे, राती नींद ना आवे, हाय हाय, क्या लग रही है भाई, हम या, वैसे मेकअप रूम बहुत में हसीन लग रही है। सबसे मिल चुके हैं। अरे कितना प्यारा करारा भाई, ओह माय गॉड। आई थिंक मैं अकेली ईद मना रही हूँ आज। मैं तो देखे ना, मैं शादी में आई हुई हूँ, मैं तो फुल रात तक की शादी में जाते हाँ वही तो, हम बहुत ज्यादा ईद मना रहे हैं, जोर से ईद आ रही है, जोर से ईद मना रहे हैं। जी। तो सुनीता, मैंने इन सबसे ये सवाल किया लवाजमात का, कैरी की चटनी, आलू बुखारी की चटनी। अरे तुमसे मैंने चटनी के बारे में नहीं पूछा, चलो बताओ तुम्हारी चटनी कैसे बनी वो पूछ लिया मैंने। हाँ, ये बात है। आई थिंक हर चटनी बहुत लजीज होती है, हाँ। हर चटनी चाहे वो मीठी हो या खट्टी। और आई थिंक देसी खानों के साथ चटनियाँ बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो तुम्हारे घर में है कुछ इस तरह का रिवाज कि गोश्त के साथ फलानी चीज होनी चाहिए, ये वाला पापड़ होना हमारे चाहिए? यहाँ ये होता है कि मेरे घर में सब लोग ना मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा। और मुझे मिर्चें बहुत पसंद हैं, तो वो मेरे लिए स्पेशली एक बनती है। अच्छा। और स्पेशली जिस दिन फ्राइडे, एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं। ये दाल चावल की एक और शौकीन है। और दाल चावल के साथ फिर वो जो लवाजमात होते हैं ना, हाँ। उसमें फिर सब कुछ होता है ना। सब कुछ ये टेबल लगाती है, ये भी मुझे पता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना दाल चावल के साथ, वो हर फ्राइडे खैर नहीं बनती, उसमें मेहनत बहुत होती है। भिंडी के चिप्स, फ्राइड भिंडी, फ्राइड भिंडी।
वो बहुत मजे की होती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भले दाल मैं दाल तो चावल लेकिन है बाकी। सिंधियों का स्टेपल फूड है कि दाल चावल आलू भिंडी फ्राई। और ये अभी जो आप सब फ्राई 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 बातें करें ना, मेरे पास एक लड़की है जो डंडा लेके आएगी, भी कहेगी फ्राई खाना नहीं खाना, ये खाना, वो क्यों खाया। और ये वक्त के साथ साथ ऐसी हो गई है, उसको हेल्थ के बारे में माशाल्लाह इतनी नॉलेज है। और आप टिकटॉक से देखें ना क्या बनाती है अपनी बेटी के साथ, मजेदार बातें करने वाली, प्यारी सी होस्ट, प्यारी सी एक्ट्रेस, एंड बहुत सारी हर चीज़ के जो बाल की खाल निकाली हो ना, नॉलेज किसी भी बारे में हासिल करनी हो तो आप इसकी कंपनी में बैठ जाइए और खुद ब खुद पता चल जाएगा हंसी मजाक करते हुए। वेलकम टू याले सारदी। के बजे गिटार प्रीटी फेस ये मेरा यूं ही खड़े हैं बेकार रास्ता रोक के मेरा देख के बजे गिटार प्रीटी फेस ये मेरा यूं ही खड़े हैं बेकार रास्ता रोक के मेरा। ईद मुबारक। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताए भैया मैं याले को कहाँ है, मतलब अब मैं यहाँ इधर आ जाती हूँ और हाँ मतलब हम लाइन बना के खड़े हुए। आप लोगों ने मिली भगत की है ये? क्या कलर नहीं, कलर इत्तेफाक हुआ है, सब इत्तेफाक हुआ है। सो मेरे पास ये सारी खवातीन जमा है जिन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है, वो हमने देखा भी है। सो कोई एक एक टिप, इंट्रो में ईद का ये तोहफा है, ईदी है आपके लिए, एक एक टिप कि जिंदगी में बैलेंस को कैसे बरकरार रखा जाए कदम कदम पे, हर स्टेज पे। याले तुमसे शुरू करी हूँ। प्रायोरिटाइजिंग योर फैमिली, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप फैमिली को सेंटर में रखते हैं बिकॉज दैट इज़ हमारा बेसिकली पाकिस्तानी होने का जो है वो फ़ायदा ये है कि हमारी फैमिली का नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर फैमिली, उसके इर्द गिर्द आप जो भी चीज़ करते हैं वो हर चीज़ बैठ जाती है, विद टाइम यू लर्न ऑल्सो ऑन द जॉब। ओके सुनीता, तुम्हारी तरफ से क्या टिप? आई थिंक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, स्पेशली आपका काम। अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आई थिंक सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा। हाँ ओके, सरवत की टिप? मुझे लगता है कि इंसान अगर खुद खुश होता है, खुश रहता है। हाँ ये तो मेरा जुमला था, ये हमारा ये इन्होंने मुझे बताया था। सुन लिया। Well, you know why? Because this is a universal truth. That's the truth of life. ये जिंदगी का सच है कि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकेंगे तो किसी और को खुश नहीं रख सकेंगे। So self love is the first sort of love that you need to feel and love. तो और self हम भूल जाते हैं, माएँ especially, all the mothers, all the daughters, the hard working girls of Pakistan, we have forgotten self. तो self love पे वापस आएं, अपने आप को खुश रखें ताकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रख सकें। वाओ वाओ। भाई ये देखिए ना, इस उम्र में समझ गई और मैं अब समझ सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखें। खुद से मोहब्बत करेंगे तो आप मोहब्बत बांट भी सकेंगे। तो ये आजकल जो बच्चियां हैं ना, वो हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। एक बात बताओ, अभी से समझ लिया इन्होंने। हमने तो बड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ गंवाया, और अब जाकर ये बात समझ में आई है कि खुद से पहले मोहब्बत करें। सबा जी कभी कभार किसी की बात जो है ना वो दिल पे लगती है, और मैं ये सबके सामने पहले भी शायद बोली या मैं आज बोलूँगी वाकई, अब के बोल सकती हूँ। मुझे ये वाली बात इन्होंने समझाई थी एक कुछ साल पहले। कुछ नहीं, कुछ साल करोड़ साल पहले। करोड़ हाँ, करोड़ इसलिए कि मैं कर रही थी प्रोडक्शन, और करोड़ साल पहले की बात है, प्रोडक्शन करती थी, खुद ही से प्रोड्यूसर, खुद ही से डायरेक्टर। इसको एक ड्रामे के लिए बुलाया और इसने कहा कि इजाज़त नहीं है। शादी हुई थी नई नई, आई डोंट नो वेदर बच्चे छोटे थे, दैट आल्सो, एक बच्चा था। एंड आई से ठीक है, बिल्कुल सही है, मगर एक बात याद रखना निदा, अगर तुम अपने आप को खुश नहीं रखोगी ये सारा घर जा पड़ेगा। सही बात। बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कीप बेंडिंग बैकवर्ड्स, देयर बी अ टाइम व्हेन यू विल स्नैप। तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा इन सब पे जिनकी वजह से तुम अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर रही हो। हाँ सो वो कभी कभार बात दिल को लगती है, फिर अकल टाइम पर आ जाती है। फिर भी जल्दी आई, फिर भी जल्दी आई। हाँ शुक्र है, शुक्र आपको कोई रुबीना अशरफ नहीं मिली होंगी ना। नहीं, ये सब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आप सीखते हैं ये सब कुछ। और सबसे ज़्यादा आप तभी रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं अगर आपके दिल के अंदर खुशी है, इत्मीनान है, और आपको अपना
खुद का एहसास है बस। उसके बाद है वो जहाज में भी बैठते हैं, वो कहते हैं ऑक्सीजन पहले खुद लगाएं फिर बच्चे को लगाएं। तो पहले आप खुद को देखें, उसके बाद वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है, वरना मुर्दा लोगों के लिए तो एक जैसा है जान। बिल्कुल सही बात। जी रुबीना जी, टिप। देखो सारी टिप्स परफेक्ट थी, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट जाले सेड एंड ऑन टू सुनीता एंड देन हर, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने तो कहा कि हमसे गलती हुई है। बट मैं थोड़ा सा फर्दर इस बात को लेके जाना चाहती हूँ, वो ये कि कोई एक चीज़ जो दुनिया को और घरों को और इंसानों को और ज़िंदगियों को बेहतरीन तरीके से चलाती है ना, अंग्रेज़ी में उसके लिए एक सेंटेंस है, द थिंग दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड इज लव। बट इफ़ यू आर हैप्पी पर्सन, वो वाली बात अगर हम कर रहे हैं और वो वाली, देन यू कैन। अब बताएं, आप बताएं, आप क्या टिप देंगी? ये सारी तो बिल्कुल सही है, इन सब में ऐड कर देती हूँ मैं भी कुछ। हर कोई अपना एक्सपीरियंस ऐड करता है, लेकिन मुझे लगता है हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में आप जहाँ होते हैं, वक्त आपको सिखाता है, आप हर वक्त कुछ नया सीखते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि ये तो रूप बदलती रहती है, तो रूप नहीं, मगर हर नया वक्त, आने वाला वक्त आपको सिखाता है। और आई थिंक अगर आप में एहसास है इन सब चीज़ों के साथ साथ, एहसास एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली आपकी सेंटर होती है, और फिर आप एहसास जब करते हैं हर किसी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी जगह देते हैं, तो फिर हर रिश्ता खूबसूरत हो जाता है और आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। और ऑटोमेटिकली आप जब सबको टाइम देते हैं और मोहब्बत देते हैं, तो फिर आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। और सॉरी, एक बात और हर रिश्ते के लिए ना हमें कांस्टेंट, मुझे लगता है हम सब औरतें जो ना, हम वॉरियर हैं बेसिकली, क्योंकि हम हर रिश्ते के लिए कांस्टेंट लड़ रहे होते हैं उसको अच्छा करने के लिए, अपने आप से, चीज़ों से, अपने इमोशन से। तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें हैं। हाँ, तो यहाँ पे 1 तो 2 अपने लिए 3 तालियां 4 बजा 5 दें 6 हम। 7 स्ट्रॉन्ग खवातीन की तरफ से आपको ईद मुबारक। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और हमारी आज बहुत ही प्यारी सी, मैं तो भाई लड़कियां बोलूंगी आप सबको आज। ऑफ कोर्स। हाँ, और क्या है हम? और क्या है? आई एम नॉट अ बॉय। लड़के तो नहीं है। कह रही हैं हम क्या बकरियां हैं? हाँ, हमारी लड़कियां आज हमारे साथ हैं, और चाहे आप कुछ भी कहें, हम अपने आप को जो जिस तरह बंदा फील करता है वो उसी तरह लगता है। सो इसीलिए बड़े मज़े मज़े की बातें तो होंगी, लेकिन कुछ पड़ोसियों को हमारे पता चला है कि आप लोग ईद के शो पे हमारे घर आए हैं, हमारे सेट पर आए, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए गोश्त भिजवाना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आ जाओ। कितने अच्छे नेबर्स हैं आपके। बहुत अच्छे नेबर्स हैं। तो मैंने कहा चलो बारी बारी करके आ जाओ, कोई बात करनी है तो वो भी कर लेना, सवाल जवाब करने हमारी सेलिब्रिटी से तो कर लेना। वैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, इससे पहले कि मैं उनसे बात करूं, कि जब गोश्त, जाहिर है ये एक सिलसिला तो होता है गोश्त के हिस्से करना, और तो आपने किससे सीखा ये सब चीज़ें? जैसे मैंने तो अपनी सास से सीखा, ये आपने किससे सीखा कि ये इस तरह करना है, उस तरह जब जिम्मेदारी पड़ती है? हाँ, पहले अम्मी से, फिर उसके बाद ससुराल से, कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस से। सो या करेक्ट। और आप भी पढ़ती है ना जब। हाँ, ऐसे ही वही बात है, जब आप पे पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर आप सीख ही जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है ना, नहीं मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं था मेरे साथ। कभी भी नहीं था। वैसे कुछ लोगों का होता है। कुछ लोगों का होता है, आई डोंट नो, लेकिन हमारी तो अम्मा ने शुरू से हमें बिल्कुल सीधा रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। ये ना था कि इकलौती बेटी है तो कुछ भी नहीं करना है, नहीं, सारा कुछ करना है, सब कुछ करना। और मुझे तो इसलिए नफरत हो गई थी चाय बनाने से, क्योंकि कोई घर में आता था, अम्मी कहती तुम चाय बनाओगी, क्योंकि एक इकलौती बेटी। तौबा। आप बताएं, आपने किससे सीखा ये सब? मेरे ख्याल में खुद से सीखा है। हाँ। जब सर पे पड़ी और फिर सीख लिया। और मैं तो पूरा गोश्त बैठकर बनवाती हूँ, क्योंकि मैं फैसी से कहती हूँ कि ऐसा कसाई आपने ढूंढना है जो कुर्बानी वाली बोटियां ना बनाए, जो हम आम जिंदगी में लाते हैं ना, मुझे वो बोटी चाहिए।
तो मैं बैठ के मेरे ख्याल में 2-3 घंटे जितना टाइम होता है मैं बैठ के आखिरी बोटी तक बनवाती मतलब कसाई की भी आप बोटियां करके हूँ। बोटियां करके भेजती हूँ तो मैं खुद बनवाती हूँ। वो घर जाके कहता होगा आज तो मेरी बोटी मैं आज तो मेरी बोटी बनी। ऐसे हो गए लोग आज तो मैं गलत जगह चला गया। वहाँ नहीं जाना अभी तक तुम लोगों पे पड़ी है ये जिम्मेदारी वैसे नहीं? अल्लाह का शुक्र करम माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं पड़ी। वरना मैं बताती हूँ, अगर पढ़ेगी तो ये वो जनरेशन है यूट्यूब और गूगल से हम सीख लेंगे। ओह, ये वाली बात अच्छी है। मैं सोचती हूँ जब हमारी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो फिर क्या होगा? वो कटा खटाया टेक्नोलॉजी जो हो रही है रोबोट्स हो गए आपके पास, एआई कसाई ये भी है क्लोन चल रहा होगा। वो ऊपर से आएगा बीम मी डाउन। और बाय द वे हमारे यहाँ ना कसाई स्पेशल कसाई नहीं आता। हाँ हम हसन का पर्सनल असिस्टेंट है फुरकान और हमारे ड्राइवर हैं मुस्तफ़ा भाई। Thank you, आपने बताया। अच्छा वो गोश्त खुद से काटते हैं तो वो सुबह में आपको आते तो हैं। बड़ी आसानी तो आसानी है। कसाई मुश्किल से मिलती है। और आप क्या? तो नेबर हैं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा होगा कसाई तो आपको पता है आपका हाँ, चल गया। फराइज निभाए पड़ोसी क्योंकि भी ऐसे 3-4 पीपल इन वन बहुत अच्छा है भाई। बहुत अच्छा है। नहीं, और ये एक सही चीज़ से है 3-4 बिकॉज से वैसे भी जितने कसाई बकरा ईद पे बकरे काट रहे हैं वो सब यहाँ ड्राइवर थे या धोबी थे या कुछ भी थे, वो सब बकरा ईद पे कसाई होते तो फिर वो पूरे साल बेचारे why क्या not करें? तो घर के- वो जाहिर बहुत है। ज्यादा एक्सपर्ट हो गए ना क्योंकि पिछले 3 साल से वही कर रहे हैं। नहीं, वैसे पहले के जो लोग हैं वो खुद काटा करते थे पहले, इसलिए तो हाँ नॉर्म यही था कि खुद काटा करते थे। मुर्गियां भी खुद ही काटते थे गाँवों में तो। हाँ गाँव में हमारी जब हम जमीनों पे जाते थे तो जैसे ही वो देखते थे अच्छा भाई कोई गेस्ट आए तो वो कहते थे वहीं पे ताज़ी कुकर ताज़ी। झले कुकर, हाँ कि लाओ काटो अभी इसको कुकर को तो बोर्ड बनाएंगे। मतलब वो बहुत ज्यादा वो होता था कि जी बड़ा अच्छा वेलकम होता था कि आप अपने घर की मुर्गी काट के उसका सालन बना के आप खिलाएं। अच्छा देखिए ये वाली बात तो है कि हर कोई नहीं कटवाता, ज़िबा नहीं करवाने खड़ा होता सब्जी की तरह, लेकिन किसी और के घर में किस तरह गोश्त प्रेजेंट करना है वो आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाते हैं। सलीका शुआरी जिसे कहते हैं। सो जो मेरी पड़ोसी है जी वो बेलें बजा रहे हैं, आ रहे हैं, देखते हैं कौन है। ओहो गोश्त आया है भाई, सारा है। फरखंदाबाजी आई है फरखंद। ओहो देखिए कितने तरीके से और तमीज से तैयारी से आए हैं। अच्छा साथ में भैया आम भी दिए क्या? फल भी दिया है? प्रेजेंटेशन तरीके बता रही हैं कि इस तरह भी ट्रे में आम का जमाना है, ऊंट की शक्ल लगाइए, गोश्त पता नहीं ऊंट का है कि नहीं। अगले दिन से गोश्त ही बांटा जाएगा। ये एक तरीका है, एक आइडिया दे दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे सवाल करें। फजीला जी से बात करनी है। अच्छा आपको फजीला जी से बात करनी है? जी जी बोले हाँ, बोले। मैं फजीला जी के लिए गोश्त लेकर आई हूँ अपने घर से। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत। फजीला जी हाँ जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं फिट मैं आपके लिए अपने घर से बकरीद का गोश्त लेकर आई हूँ, चलिए, लेकिन ठीक पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी। बिल्कुल फरमाइए। फजीला जी शादी से पहले अमूमन लड़कियां गोश्त के बू से बहुत घबराती हैं। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद जब आप पे ये जिम्मेदारी पड़ी तो आपने किस तरह से संभाला? भाई देखिए मुझे तो कभी गोश्त में से सच्ची बात है बदबू आई नहीं, क्योंकि हमारी अम्मा हमें साथ ले अच्छा जाके एक मिनट आप टीवी पे देखिएगा ये जवाब जरा ज्यादा अच्छा सुनेंगे आप। हाँ, जी आप जवाब दे दें। तो हमारी अम्मा हमें साथ ले जाती थी कभी जब हम गोश्त खरीदते थे तो, और जब बनता था तो बहुत मजे का बनता था। तो हमारे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बू आ रही है, कोई नखरे नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। और नखरे करते तो अम्मी ने एक थप्पड़ लगा देनी थी। हाँ। और मजे की बात है आपने अभी भी आपने टीवी शायद अभी लगाया, इन्होंने अभी भी जवाब भी दिया था कि हमें कोई नहीं आती थी बदबू। हाँ नहीं और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और अच्छा खाना जब आप खाते हैं और अच्छा गोश्त वगैरह खरीदते हैं तो कोई ऐसे स्मेल नहीं आती। अब नखरे तो देखें, ये तो वो आप कह रही थी ना कि हमने देर से सीखे, तो मैंने अभी सीखे नहीं है। तो जो नए हैं जिनको हाथ नहीं लगाना होता ना गोश्त को, वो नखरे दिखाते हैं बदबू आ रही है, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, बच्चियों को आती है। नहीं 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 वो नहीं आती, स्मेल नहीं आती, पर करना नहीं है। हाँ भाई अब देखिए भी कौन सा पड़ोसी आया गोश्त लेके, आज तो बहुत गोश्त जमा हो। कि कितना अच्छा आइडिया है ये। थैंक यू। कुछ पका खोलो। भेजा है। कुन्ना आया है। अच्छा एक मिनट भाई, एक तो ये इसके ऊपर, अरे वाह गोश्त के ऊपर सब्जियां भी रखी हैं, इंग्रेडिएंट्स कि जब पकाना हो तो सब्जी वगैरह यार सब ये प्याज। महंगाई के जमाने में कुछ बड़ी मजे की तुम्हारे पास तो गोश्त की वो चीजें आ रही है। आइडिया है ना, ऐसे उठा के गोश्त की थैलियां। हाँ तो इतनी महंगाई है। टमाटर असली है।
हाँ हाँ असली सब मिर्चें मिर्चें सब। टमाटर, आजकल तो प्याज बहुत महंगा है। हाँ सबा फैसल से मेरा सवाल है कि आपकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह दो बहुएं हैं और वो भी अपने अपने घरों से मुख्तलिफ जायके लेके आई होंगी और क्या वो लेकर आई इस होंगी? ईद के मुख्तलिफ दस्तरखान पे जायके, हाँ। अब इस ईद के दस्तरखान पे वो कौन सा न्यू डिशेस का ऐड करेंगी? कौन सी? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या करेंगी, लेकिन टीवी पे सुनो, इन्होंने सवाल की दोबारा कर दूं अगर? हाँ इन्होंने सवाल किया कि आपकी दोनों बहुएं, जाहिर है उनके हाथ में दोनों में अलग अलग जायका होगा, अलग अलग घरों से आती हैं तो वो जायके लेके आती हैं। तो इस ईद पर क्या प्लान है कि कौन क्या बनाएगा? कभी होता है ना वन डिश पार्टी करना। हाँ, वन डिश पार्टी, लेकिन उमूमन ईद पर मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे कोई दावत हो, कोई गेट टुगेदर हो तो सभी किचन में आ जाती हैं, साथ साथ जो भी हेल्प है हेल्प करती हैं, लेकिन प्रॉपर खाना जो है ना मैं ही बनाती हूँ। मगर किसी की देखिए, कोई भी होता है ना जो बहू होती है उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो ये खाना अच्छा बनाती है। अच्छा, जो नेहा है वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। बहुत मज़े की बनाती है। और छोटी बहू ने सवैयाँ बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। अच्छा। और बाकी उसने अभी खाने वाने इतने नहीं बनाए। अभी सिर्फ उसने मीठे में हाथ डाला। मीठे में हाथ डाला है। हाँ वो एक्सपर्टी उसकी मीठा है। हाँ भाई, नेक्स्ट जो है पड़ोसन आई है। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही मेहनत है, सुबह सुबह इतनी मेहनत कैसे करें? बहुत इनोवेटिव। ओए ओए, ये क्या किया इन्होंने? गोश्त के साथ चटनियाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, सॉसेस चटनियाँ। वेरी नाइस। ये एक आइडिया है भाई, आइडिया की बात है। आइडिया। हाँ कि चटनियाँ, आप बास्केट और सजा भी सकते हैं, अगर टाइम हो या सजवा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी मेरा सवाल सरवत जी से है। सरवत जी, माशाल्लाह आप अपनी बेटों की ईद की तैयारियां बड़े एहतमाम से करती हैं। मैंने देखा है कि वो बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश कुर्ते पहनते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अब आपकी बेटी होने के बाद आपने अपनी बेटी के लिए क्या ख़ास तैयारियाँ की हैं? वैसे सरवत मैं याद दिला दूं, अगर सरवत ने मेरे शो पे ही बताया था और हमने तस्वीर भी देखी थी कि सरवत के जब बेटे थे, खाली बेटी नहीं थी, तो मैंने से सवाल किया था, तुम्हें तो कोई मज़ा नहीं आता होगा तैयारी का? तो उसने कहा नहीं, मैं कुर्ते गई, मैंने डाई कराए, मतलब वो जो नहीं 2 कलर के होते हैं, येलो और टाइन डाई, येलो और ऑफ वाइट तुमने शायद बताया था, और कढ़ाई करवाई। तो ये सरवत का एक शो में इसने बताया हुआ है, तभी वो पूछ रही है। हाँ, आई थिंक कि दोनों को ही तैयार करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। बट हाँ, इस दफ़ा मैंने छोटी छोटी सी चूड़ियाँ ख़रीदी और मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि हमेशा मैं चूड़ियाँ बड़े साइज़ की लेती थी, तो इस दफ़ा जब मैंने छोटी चूड़ी देखी तो मैंने कहा ओह, ये तो मैं ख़रीद सकती हूँ, ये अब मेरे पास है कोई जिसको मैं ये पहना सकती हूँ। सो अच्छी बात यह है, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि जब हमें कोई गिफ्ट्स देते हैं, तो पिछली छोटी ईद पे भी मुझे एक डिज़ाइनर मेरी दोस्त है, उसने मेरे और एला के सेम कपड़े बनाए, ट्विनिंग कर रहे थे, और मुझे पहले ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ समझ नहीं आता था, बट इस दफ़ा जब मैंने खुद पहनाया उसको, और मैं भी, और बिल्कुल निदा लाइक जो बड़े उसमें कढ़ाई हुई हुई है वही मिनिएचर कढ़ाई हुई हुई है, व्हिच वाज सो क्यूट। सो आई थिंक अब हम सिर्फ ट्विनिंग करेंगे। अक्सर मैंने सुनीता को देखा है ट्विनिंग करते हुए अपनी बेटी के साथ। हाँ, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं। हाँ, वो भेज देते हैं, लेकिन बस मेरी बेटी को ना हर चीज चुभती जरूर है। ये तो वो शायद 10 मिनट के लिए पहनती है, फिर मैं उसको कहती हूँ प्लीज एक पिक्चर ले लो मेरे साथ। हाँ, और फिर वो फौरन से अपने उसी हुलिये में आ जाती है। क्या बात है जी। मेरी अगली पड़ोसन को मौका देते हैं और देखते हैं कि उन्होंने गोश्त कैसे भाई आइडिया दिया हमें। आई ओके, ये क्या है? ये कोई बोरी वाला जो कपड़ा नहीं होता, टाट का कपड़ा जैसे कहते हैं, उसमें देखिए आइडिया अच्छा है। टाट के कपड़े को कलर करके पहले से रख लिया होगा, फिर उसको रैप करके गिफ्ट रैप। ये वेरी नाइस। हाँ हाँ, वेरी अपने हिसाब से भाई। हाँ मैं इसको टच करती हूँ। वेरी अफोर्डेबल इंडीड। हाँ भाई, जिसके पास जिसका जो बजट हो उसके मुताबिक। हाँ जी, सवाल भी कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक जी, मुझे रुबीना जी से ये पूछना है कि आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आती हैं, और माशाल्लाह जो है काफ़ी सोशल हैं आप, और आप आर्टिस्टों के घर भी जाती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सबसे ये बकरा ईद की जो सबसे दावत जो होती है वो आप किस आर्टिस्ट के घर यानी कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप?
ओके इनका मतलब आप वैसे तो सोशल मीडिया पे बेचारी नजर नहीं आती, लेकिन सोशल एक रख रखाव वाली है, तो जाहिर है अपने दोस्तों के घर जाती है। हर ईद पे हम कोई कपड़े पहन के और आ रहे होते हैं ना ऑन द इंस्टा एंड ऑल दैट। तो भाई जवाब दे, अब आपके सारे दोस्त नाराज ना हो जाएं। सो नहीं, मुझे जब जो सबसे ज़्यादा देखो, एक तो हमारा मैका है एक तरह का, वो है बहरोज का घर। वी ऑल देयर, ओपन हाउस एवरी ईद, लंच, दैट्स अ फिक्स्ड। और हमारी तैयारी होती है बस जाने की और खूब, और वी नो कि हमें बेहतरीन खाने मिलेंगे और वो होते हैं, अच्छे होते हैं खाने उनके घर के, बहुत अच्छे, इज नॉट इवन द वर्ड, इतने मज़े के, अमेजिंग होते हैं। और फिर हर किसी का ना पर्सनलाइज, यू नो, आप हर किसी के लिए अलहदा एहतमाम, जैसे कि मेरी आलू बुखारे की चटनी ज़रूर होगी, कुछ भी हो जाए। एंड देन वी गेट टू मीट एवरीवन ऑन द सेम डे देयर। सो ये बहुत खसूसी बात है उस दिन की और उस जगह की। सो आई थिंक वो हाईलाइट होती है ईद की। और उसके बाद जो फैमिली का डिनर होता है, जाहिर है मेरे घर होता है एक दिन किसी और के घर होता है। छोटी ईद पे हम करते हैं बहरोज के यहाँ। सो आई डू इफ्तार, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ करने का दिल चाहता है। सो आई डू इफ्तार एंड देन पता होता है कि ईद आई कांट डू विद फ्रेंड्स, तो आई डू इफ्तार विद फ्रेंड्स एंड तो दोस्तों क्या सिर्फ बहरोज जी की दावत का बताया, और किसकी दावत पे जाती हैं? बेसिकली क्योंकि इतने दिन नहीं होते और फैमिली भी है, तो फिर उनके घर ही सब मिल लेते हैं। उनके घर हम सब मिल लेते हैं। सो वो हमने फ्रेंड्स का एक दिन रखा होता है, वो ईद का मेन डे है। सो वी आर हैप्पी विद। ओके। फिर उसके बाद हम फैमिली के साथ, जाहिर है मुझे ससुराल के साथ बहुत मज़ा आता है। सो एक दिन एक घर, एक दिन दूसरा घर, देर अबाउट 3 to 4 घर। और वो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि सब एक दिन एक जगह कर लें, मगर कोई नहीं मानता। हम भी खुश हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पड़ोसन कौन सा गोश्त किस तरह लाएं? ओए होए होए, ये बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है मुझे। अच्छा, ये वो नहीं, एक टोकरी होती है जो कसाई को हम लाके देते हैं। दिस इज सो छोटी सी उसका मिनिएचर, यहीं पे जगह है। कंपनी का शिकार हो रहे हैं। ये शरबत है, मुझे लगता है अलग अलग, गर्मी की वजह से अलग अलग शरबत भी है और गोश्त की थैली है एक, जो कि टोकरी में। ये टोकरी कितनी प्यारी है। और आई थिंक क्योंकि कई घरों में हमने जैसे रान देनी होती है या दस्ती देनी होती है, तो ये टोकरी का आइडिया और इस तरह से रिबन लगा के रियली लुक नाइस। पता है, लेकिन लोग करते हैं मेहनत। मैंने एक दफ़ा डब्बे ऑनलाइन मंगाए थे और उनको बड़ा अच्छा सा पैक करके बाकायदा मैंने वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनमें भी जब बांटने जाते हैं वो डब्बों में पैक करके दिया, मगर उन डब्बों का ना कलर निकल आया और वो कलर गोश्त पे लग गया, तो गोश्त लग रहा था खराब हो गया। फिर जब मुझे के ड्राइवर ने कहा बाजी ये तो खराब है, मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो ताज़ा है, तो पता चला वो डब्बे कलर छोड़ रहे थे। ऑनलाइन मंगाए थे मैंने वही बस। तो फिर किसने कहा था? नहीं, वैसे ये वाली बास्केट वाला आइडिया सबसे बेस्ट है, अभी तक अवेलेबल है। वो जो लेकर आई है वो कुछ बोल रही है। सबको ईद मुबारक पहले मेरी तरफ से। और यारे आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं भाई। मैं तो बकरीद का इंतज़ार इसलिए करती हूँ कि बिरयानी, कबाब, कोफ्ते, निहारी, पाए सभी कुछ खाने को मिलेगा, हम सब भी। लेकिन आप तो सारा साल ही डाइट करती हैं। अब मुझे ये बताएं कि ईद के खाने देखकर आप डाइट छोड़ती हैं या अपनी डाइट पर ही डटी रहती हैं? थैंक यू, आपने बहुत ही पर्टिनेंट किस्म का सवाल पूछा। और वो तो मैं अभी जवाब देंगी टीवी पे। हाँ तो मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है। निदा हमेशा मेरी बात का यकीन नहीं करती, लेकिन मैं बचपन से खाने बना रही हूँ। और जब आप खाने बनाते हैं तो आधी भूख आपकी मर जाती है। सम रीज़न मेरे साथ ही होता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरे साथ ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ इस आदत से अपनी। मेरे घर में सब खाते हैं माशाल्लाह। सबका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा है और सेहतमंद भी सब हैं माशाल्लाह। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हाइपोथायरॉइड है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ लाजमी करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ईद पे एंजॉय नहीं करती। वो एक चीट मील होता है, वो होता है। बिरयानी भी खाऊंगी मैं उसमें, पाए भी खाऊंगी मैं उसमें। और मैं ख़ास तौर पे अपने लिए दाल भी बनाती हूँ कि अगर एक दिन मैंने चीट कर लिया तो दूसरे दिन दाल या सब्ज़ी या इस किस्म की कोई चीज़ बैलेंस आउट करने के लिए होती है। बट मैं ज़िंदगी के मज़ों से जो है इतनी देर तक दूर नहीं रह सकती। तो चावल होना ज़रूरी है। ब्राउन राइस में मैं ये करती हूँ, मैं नेवल बदल जो है वो ढूंढ लेती हूँ। ब्राउन राइस हो गया, किनवा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरा आटा ज़रा सा डिफरेंट होता है, उससे रोटी बन जाती है। अगर तुम्हारा रात को आधी रात को ब्राउनी
या लावा केक खाने का दिल चाहते तो तुम अपने दिल को कैसे समझाते तो हो? मुझे मिल जाती है ब्राउनी और लावा केक, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है निदा मिल चुकी हैं, और जो ऑनलाइन से सब परहेज कर रहे हैं। ऑनलाइन मेरी एक 2-3 सहेलियां हैं, इनका एक का फिट फूड है, एक का GFF है, इनके पास आपको हेल्दी खाना भी मिलता है और एनसाइक्लोपीडिया है ये भाई, हाँ। पता नहीं क्या क्या है। पता नहीं, मैं तो इतना स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, बस जो दिल चाहता है पका के खा लेती हूँ। वेरी नाइस। और मैं इतना अच्छा पकाती हूँ कि जब मैं पकाती हूँ तो मेरी भूख नहीं मरती, मुझे तो और भूख चमक जाती है, बल्कि कोई बुरा खाना पकाए तो मेरी भूख मर जाती है। ये अब पता नहीं, अब आप दिल में दुआ तो नहीं करी मेरी बहू बुरा खाना पकाए? नहीं, वो तो खैर बहुत ट्राई करती है। अभी ज़रा वो अभी पढ़ के निकली थी डायरेक्ट, तो वो उधर आ गई अब हमारे घर, लेकिन वो ट्राई करती है, अच्छा बनाती है, उसके हाथ में भी टेस्ट है। हाँ। ओहो, फिर तो आपको खाना पड़ेगा वो, क्या करें, अच्छा खाना है। वो अच्छा बनाती है। और क्या। हाँ भाई, नेक्स्ट गोश्त का आइडिया। ओके, एक और बास्केट। ये बास्केट है लेकिन इसके अंदर मसाले हैं। इसके अंदर सारे मसाले बड़े अच्छे से तरीके से कोन्स बना के ना इस तरह वो जो सारे जरूरी मसाले बड़े अच्छे पड़ोसी हैं आप। कितना टाइम लगता है ये पहले से तैयारी करके? ये तो मसाले तो पहले से ही बन सकते हैं, सिर्फ ताजा गोश्त की थैली रख दें और बाकी ये टोकरी ये सब तो आप पहले से कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सुनीता जी से है। नहीं बची थी जी सुनीता, आपसे सवाल है। ईद मुबारक। सुनीता जी, मुझे आपसे पूछना है, छोटी ईद पे तो मियाँ आके सो जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे असल काम सारे मियाँ के होते हैं। ये बताएं कि बकरा ईद पे हसन भाई कौन कौन से काम खुशी से करते हैं? हमारे यहाँ कुर्बानी जो है वो हसन, मतलब जो छुरी जो फेरते हैं वो हसन करते हैं खुद से। बेटे को बहुत शौक है कुर्बानी देखने का, तो वो सामने बैठा होता है और जब तक पूरा गोश्त कट नहीं जाता, सब हो नहीं जाता, हसन वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जाके फिर खाना खा के और फिर देन ही गोज़ टू स्लीप। मतलब कि काफी काम संभाले भी होते हैं। बकरा ईद पे तो सुबह बदनाम से करने की कोशिश की गई। हाँ। तुम्हारे भी हस्बैंड संभालते हैं काम? मेरे बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि वो अनाया को, मेरी बेटी है, तो अनाया को ले जाने की कोशिश की, पर अनाया को ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। बट ये कि हाँ, वो आमिर और मेरे ससुर भी, मेरी सास भी, जब भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यही बोलने वाली थी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये लोग सब हैंडल कर लेते हैं। और तुम्हारे फहद भी जो है वो कुछ सर्जरी करते हैं? फहद तो सारा साल वो काटते पीटते रहते हैं, पेन चॉप पेन कट करते रहते हैं, तो इसलिए वो आई थिंक बकरा ईद पे अपने आप को ब्रेक देते हैं, रिलैक्स। और यहाँ पे कौन से हस्बैंड हैं जो काम करते हैं या जो कहते हैं भाई तुम संभालो? बकरा ईद पे जैसे उन्होंने कहा करना पड़ता है, क्योंकि घर का आदमी ही करेगा ये काम। वैसे आजकल मैंने देखा है कुछ बेहतर हो गए हैं मामलात, है ना, करते हैं आजकल सब लोग। हमेशा से मेरे ख्याल में बकरे ईद पर मर्द बहुत एक्टिव होते हैं। जी, क्योंकि उनको पता है कि ये मजा भी आता है, ये वाले कसाई वसाई का अरेंज करना होता है सब कुछ। आपके घर के आदमी करते हैं कि नहीं? आप चुप है थोड़ी? ये आपको पता है अच्छी तरह से, इसलिए मैं चुप हूँ। असल में हमारा सिलसिला यूँ है कि हम बकरीद पे जो भी हमें करना होता है वो हम अपने गांव में भिजवा देते हैं और वो वहीं पे कुर्बानी होती है और वहीं सब कुछ होता है। कैसर का एक इशू है कि कैसर बिल्कुल नहीं देख सकते इस तरह से, तो और मेरे बच्चों में भी यही है कि बल्कि एक दफ़ा मेरे बेटे को बड़ा शौक था जब वो छोटा था, तो जब कुर्बानी मैंने कहा अच्छा चले इधर करवाते हैं, तो जब हमने इधर कुर्बानी करवाई तो उस बच्चे ने उसके बाद खाया ही नहीं गोश्त। कहता है नहीं, मैं तो उसकी आंखें मुझे याद आ रही हैं, मैं तो बहुत अपसेट हो गया हूँ। तो इस वजह से फिर हम घर में यहाँ नहीं करते, हम गांव में कुर्बानी करवाते हैं और वहीं अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। लेकिन वो तो नाम रख देता है, ये तो है, सबके घर की अलग अलग कहानी। हाँ जी, तो मैं जो वैसे बड़ी अटैचमेंट हो जाती है जानवरों से ना, ये तो है उनके लिए एक उनको इसलिए तो बचपन से दिखाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको एक थोड़ी आदत। लेकिन देखिए बात ये ना कि हमारा तो हम सिर्फ कुर्बानी में गोश्त दिखा देते हैं, बट कुर्बानी बहुत सारी चीज़ों की होती है। आपकी मतलब आपके नफ्स की कुर्बानी होती है और फिर इस पे हमें बच्चों को थोड़ा ये भी टीच करना चाहिए कि आपके पास जो भी चीज़ है वो कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप शेयर करो, वो भी कुर्बानी तो खैर हम पूरे साल करते ही हैं, लेकिन हम करते हैं ना, लेकिन हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना चाहिए कि आप एक बस ये देख लें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। कुर्बानी बेसिकली सिंबॉलिक तो यही है ना कि कुर्बानी है इतनी प्यारी चीज़। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ, देख रही हूँ आप लोगों के लिए किचन में पक क्या रहा है, मैं ज़रा आती हूँ, चलें आप लोग मेरे साथ। हाँ जी रिदा, बताएं भाई क्या खिला रही है हमें? भैया आज मैं आपको खिला रही हूँ मीट बॉल पुलाव, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके साथ हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग। सो कभी बनाया आपने घर में?
ब्रेड पुडिंग तो नहीं बनाया, मतलब लाइक ये पुलाव बनाया नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ पुलाव में। बिरयानी बनाई है मैंने, लेकिन पुलाव जो है वो मुझे लगता है बिरयानी से ज्यादा एक्सपर्टीज मांगता है, बिकॉज उसमें चावल थोड़े से जो हैं वो उसी में गलाने पड़ते हैं, तो वो चावल पे चक ना जाए, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। तो हमने जो पुलाव है वो कैसे बनाया आपने? वो मैं बताती हूँ। आप जैसे कोफ्ते बनाते हैं नॉर्मल घर में, मैंने मटन यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप मटन का कीमा ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा रोस्टेड बेसन डाल दें, जो कि ग्राम फ्लावर जिसको कहते हैं। बेसन को आप टोस्ट कर लें, 2 टेबलस्पून बेसन हो, मटन का कीमा आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट होता है वो ले लें आप। प्याज जो है वो ब्लेंड, ये सारी चीज़ें ब्लेंड करनी है साथ डाल के चॉपर के अंदर, या किसी भी आपके पास हैंड ब्लेंडर हो, मिक्सर हो उसके अंदर। और उसके बाद जो है आपने उसके अंदर लहसुन अदरक डालना है, आपने नमक, जो आपके नॉर्मल बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला, मैं कम मसाले डालती हूँ खानों में, बहुत बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च, उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो आपने पूरा उसको ब्लेंड कर लेना है। वंस वो एक मिक्सचर तैयार हो जाए, उसके आपने मीट बॉल्स जो कि कोफ्ते हैं वो बना के आपने फ्रीज़र में डाल देने हैं। वंस वो सेट हो जाते हैं, उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें जिस तरह पुलाव का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आपने प्याज ब्राउन करने हैं, उसके अंदर जो है आपने लहसुन अदरक डालना है। उसके बाद आपने यखनी, चिकन की यखनी हो या वेजिटेबल की यखनी हो, चिकन की हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे हड्डियाँ वगैरह बचती हैं उसकी, हम यखनी बना लें। और उसके बाद आप जो हैं उसी में आप कोफ्ते फ्राई कर लें। कोफ्ते फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर डालने हैं, थोड़ी देर के बाद जैसे कोफ्ते गल जाते हैं 50%, उसके बाद आपने चावल भिगो के रखे हुए हैं, आधा घंटा आप भिगो दें बासमती चावल को, और उसके बाद आप उसके अंदर चावल डालें, नमक को एडजस्ट करें, हरी मिर्चें डालें और उसको दम दें जिस तरह पुलाव का नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और फिर नीचे तवा रख के उसको ग्रिल रख के आप उसको दम दे दें 5 मिनट के लिए। सो ये आपका ये हो गया रेसिपी कोफ्ता पुलाव की। जी। अब जो मीठा बनाओगी उसमें क्या, कौन सी पुडिंग है? बताती हूँ। देखिए आपके घर में इट्स ब्रेड पुडिंग, तो अगर आपके पास अवन है तो ज़्यादा अच्छा है, अवन नहीं है तो माइक्रोवेव अवन में भी बन जाएगा ये। वी जस्ट नीड अ सैलमेंडर जो उसके ऊपर होता है, जो ऊपर वाला वो जो अवन के ऊपर का पार्ट होता है ना, वो एक कलर आ जाता है, बिल्कुल गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाता है, अच्छा सा टेक्सचर भी आ जाता है। तो बेसिकली ये ब्रेड है, जैसे लेफ्ट ओवर ब्रेड आपके पास बच जाए घर के अंदर तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ये ब्रेड है। अच्छा, मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है विच इज मिल्क, दूध और अंडे और चीनी। ठीक है, कितने दूध है, कितना अंडे, कितनी चीनी? लाइक 1/2 लीटर आप मिल्क ले लें, जितनी आपकी ब्रेड है उसके हिसाब से। जैसे मेरे पास ये छोटी वाली एक ब्रेड है, उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ के एक पायरेक्स का जो सी थ्रू ग्लास, हीट प्रूफ ग्लास के जो डिश होता है उसके अंदर डाला, बिकॉज ये अवन के अंदर जाएगा तो हीट प्रूफ ग्लास होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हमने मिक्सचर डाला जो कि अंडे, मिल्क और चीनी का है। ठीक है, उसको हम पोर करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ डालूंगी, वनीला एक्सट्रैक्ट। खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस दिन ना रेस्टोरेंट के किचन में गिर गया तो इतनी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा ये तो एयर फ्रेशनर है। तो खुशबू जा ही नहीं रही थी इसकी। अच्छा, मैंने इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट जस्ट टू किल द फ्रेग्रेंस ऑफ द एग्स, जो अरोमा होता है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से वनीला एसेंस, वरना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दार चीनी का पाउडर आपको पता होगा, सिनेमन पाउडर, उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। तो मैं आपने अच्छा खासा डाला है, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। अभी ये पूरा जो है ना ब्रेड सोक कर लेगी, तो ये देखें मिक्स होके ये एक, जब ये इसके अंदर डाल दोगी तो फिर क्या होगा? फिर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके ऊपर से हम डालेंगे नट्स, अच्छे से इसको पोर करेंगे और फिर ओवन में बेक भी करोगी? ओवन में बेक हो जाएगा। तो ओह अच्छा, फिर तो वो पुडिंग बन जाएगी। बिल्कुल, इट्स पुडिंग। और जिसके पास ओवन नहीं है वो माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई हैव सम गोल्डन रेजिन्स, जो कि होते हैं किशमिश आपके। ठीक है, कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट्स ले लें, काजू, कैशू नट्स, वॉलनट्स, व्हाटएवर यू हैव एट होम आप डाल सकते हैं। आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ पिस्ता, क्रश्ड पिस्ताशियो। जी, पिस्ता पिस्ता। हम लोग तो हैं भी पठान, बहुत ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा, और ये हमारे आ गए आमंड्स। ठीक है, आमंड्स को हम उर्दू में बोलते हैं बादाम, और ये रोस्ट किए थे मैंने थोड़े से आमंड्स। तो अब ये इसको हम ओवन के अंदर डालेंगे। ओवन में डालेंगे तो हम बाद में दिखाएंगे कि ये बस? बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। हाँ ठीक है, चलें हम तस्वीर दिखा देंगे आपको, क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, एंजॉय करेंगे शो एक साथ जैसे अभी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी खूबसूरत लड़कियां आपकी मुंतज़िर यहाँ बैठी हुई हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं।
थोड़ा सा ईद का शो ही डिफरेंट है, वरना मैं आप लोगों को बहुत हमेशा भगाती रहती हूँ इधर से उधर। आप लोगों को भी भगाया है मैंने वैसे, याद है ना आप लोगों को? लेकिन अच्छा लग रहा है आज बैठ अच्छा लग रहा है ना बैठ के सुकून से। अच्छी कुछ सेट ऐसा है और गर्मी बहुत है, मैंने कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बनाए जो बैठ बैठ के ही बात हो। सो कुछ सवालात हैं आप लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आप लोग ना सिर्फ घर में किचन में रहे हैं बल्कि बाहर की दुनिया भी देखी हुई है। तो वो ख़वातीन जो दोनों दुनियाएं देखती हैं उनको ज़्यादा दुनिया के बारे में पता होता है। सो इसलिए कुछ सवालात हैं आप लोगों के हिसाब से। ये तीनों जो हैं मैं उनको एक टीम कर देती हूँ, आप तीनों को एक टीम कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है। और जो सही जवाब देगा, जिसके जवाब सारी ख़वातीन से मैच करेंगे जो वहाँ बैठी हुई सोच रही हैं, सो उनकी कसाई को जो है मैं ज़्यादा सामान दे दूंगी कि वो अच्छी बोटियाँ बना सके। सही है ना? ये कौन सी वो टोकरी आप लोगों की, ये टोकरी इनकी, ठीक है? हाँ भाई, पहला सवाल मेरा ये है, आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियों में, ख़वातीन में पेशेंस किस उम्र में सबसे कम होता है? 16 से 22 साल की उम्र, 28 से 40 साल की उम्र, या 45 से आगे? आपको क्या लगता है? 16 to 22। मेरा सवाल ये कि ख़वातीन में पेशेंस सबसे कम किस एज में होता है? मेरा कहने का मकसद है हम जाले के साथ जाएंगे। 16 to 22 जाले जो कह रही है। पेशेंस मैं भुगत रही हूँ, मेरे घर में एक टीनेजर है जो अभी 16 की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लग चूज रहा है। किया कि जब टीन एज में होते हैं आप ज्यादातर, तब पेशेंस सबसे कम होता है। आप लोगों का क्या कहना है? एक्चुअली हमें भी यही लगा था कि 16 से 22 में, बट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, तो मुझे लग रहा है कि जब हमने अपनी गृहस्थियाँ शुरू की थी तो हमारी पेशेंस ज़्यादा थिन हुई थी, बिकॉज काम ज़्यादा हो गए थे, वक्त कम हो गया था। तो आई थिंक 28 से 40। अच्छा, लेकिन हाँ, आप पता नहीं ये दोनों कह रहे हैं तो ठीक होगा, लेकिन मेरी तो लाइफ भी वैसे, मैरिड लाइफ भी बहुत जल्दी शुरू हुई थी। आई वाज 20 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो फिर इसलिए मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है 16 से लेके 22 या 22 जो भी, उस वक्त पेशेंस कम होता है क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, तो आप सबर वबर कोई नहीं होता आपके अंदर उस वक्त। मुझे तो ऐसा लगता है। अब बट I'd say 28 से 40। देखते हैं कि जो हम टीम बदल लेते हैं। देखते हैं कि जो हमारी आम ख़वातीन हैं, जब उनसे सर्वे किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और उन्हीं के जवाब को हम सही मानेंगे, फिर देखते हैं किसके पास क्या जाता है। ओके जी, बताइए। इस उम्र में पेशेंस कहाँ होती हैं? हम चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो फौरन हमें मिल जाए। इन लोगों ने 16 से 22, So they won. Yes, they won. मैंने भी बोला था 16 आपने भी बोला था, लेकिन मैं आपने टीम बदल, majority टीम बदल। अगर हम भी बोल देते और वो भी बोलते तो नील हो जाना था, किसी को कुछ नहीं मिलना था। नहीं, फिर दोनों को मिलता। भुगत रही हूँ, तो मैं आप लोगों की कसाई को दे रही हूँ ये। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। चॉप चॉप वॉक करेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि ख़वातीन, लड़कियाँ किस उम्र में ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं? 16 से 22, 28 से 40, या फिर 45 से आगे? उस वक्त तो अक्ल नहीं होती ना। 16 से 22 अगर पैसे होते हैं तो, अगर पैसे हो इस उम्र में तो होते हैं ना, ईदियाँ मिलती हैं, फौरन बढ़ा देते हैं। 16 से 22 यही है। और आपको क्या लगता है? वैसे औरतें तो हर उम्र में फजूल खर्च मैं कह रही हूँ हर उम्र में होती है, लेकिन आई थिंक 28 से 40, क्योंकि आप उस वक्त अर्निंग भी होती है आपके पास और आपको जरा आज़ादी भी मिलती है। तो मुझे ऐसा मेहनत से लगता कमा है। रहे हो, तब आपको एहसास होता है। जब आप मेहनत से कमा रहे होते हो तब आपको एहसास होता है ये पैसे जो है कमाएं या ना कमाएं, जब खर्च करना होता है तो करना होता है। हाँ, अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस बता देना, आप किस उम्र में आपको लगता है, आपकी कौन से स्टेजेस में, आप टीन एज में या नई नई शादीशुदा थी, या अब कब फजूल खर्च थी? अब बताएं। मैं जैसे मैंने अर्निंग स्टार्ट की थी तो उसके बाद हाँ, मैं तो फजूल खर्च थी, और शादी के बाद तो मैं और पैसे उड़ाती थी अपने मियाँ के। यानी कि अब भी? क्योंकि मैंने उससे कहा था मैं काम नहीं कर रही हूँ तो तुम ना मुझे पैसे तुम मुझे दोगे, तो मुझे बड़ा मजा आता था पैसे उड़ाने में, तो मैं और उड़ाती थी। अच्छा, हाँ, तो आप बताएं। मुझे लगता है अब हाँ, अब आपका जो दिल चाहता है, जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, फिर आपका जो दिल चाहता है आप वो ले सकते हैं। हाँ, तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है? 16 से 22। मतलब लाइक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मेरे पर टीनेजर है। हाँ, वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं अभी भुगत रही हूँ सिचुएशन। आप लोगों ने चूज किया 16 से 22, और आप लोगों ने क्या मतलब 28 से 40। 28 से 40। आप बता दें अलग, अगर आप कुछ। नहीं, वो तो उस वक्त मैंने बता दिया था, उस वक्त मुझे जोर से आ रहा था वो वाला ख्याल। यहाँ 28 से 40, वहाँ 16 से 22। देखते हैं कि हमारी ख़वातीन ने क्या जवाब दिया है। इस उम्र में पैसे कहाँ होते हैं फजूल खर्च करने के लिए?
हमारे पास तो हमारे अपने पैसे होते हैं, मियाँ के पैसे होते हैं, तो फजूल खर्ची तो हो ही जाती है। तो इसका मतलब 28 से 40 इज द राइट आंसर। एक्सपीरियंस 28 यही वाली बात है। टीनेज में अम्मा पापा छोटे हैं ना, पैसे उड़ा रहे होते हैं, सख्ती भी होती है हमारी, ये पब्लिक मनी और पैसे होते नहीं है ना, होते ही नहीं, थोड़े होते हैं तो आप फिर उनको जरा संभाल के रखते हो। हाँ, उनकी कदर ज्यादा होती है। उनकी कदर ज्यादा होती है, बिल्कुल। वो ईदी आती है तो सेन के खर्च कर दी। हाँ जी, हाँ। स्वभाव इसके बच्चे हमारे वैसे नहीं। बताओ जीता कौन? अच्छा, अगला सवाल मेरा किसको मिलेगा? ये आप लोगों को। रस्सी में तो करीब करीब जो मिल रहा है, ये तो मुझे चाहिए था किसी और जरूरी है ना जरा। हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी। ले बस चाहिए रख दूं। अच्छा, बस ऐसे ही जाओ, पता चल गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस उम्र में लोगों की बातें दिल पे ज्यादा लगती हैं? ओह, हर उम्र में। ये बहुत इम्पोर्टेंट 16 से 22, 28 में ज्यादा लगती है। किस उम्र में सबसे ज्यादा लोगों की बातें लगती हैं? 28 से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। 28 से 40। मुझे लगता है आफ्टर 40, क्योंकि उस वक्त आप अपनी मिड लाइफ क्राइसिस पे होते हैं और फिर आपको कोई नॉर्मल बात भी कर देना तो आपको बुरी 45 से आगे आई गेस। हाँ, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है वैसे। आप लोग बताएं। उस वक्त बुरी लग रही होती है ये अर्ली एज, क्योंकि 16 से 22 में आपको टोक भी बहुत ज्यादा मिल रही होती है ना, और आपके पास जवाब देने की गुंजाइश भी कम अच्छा, बड़ा होती कुछ है। भी कहता है ना तो वो कहते हैं हाँ, खुद तो ये सब कर लिया और हमें मना कर बुरी रहा। लग रही होती है बात। बुरी लगती है। तो आप लोगों ने क्या चूज 16 किया? से 22। क्या बुरी लगती? आपका सवाल ये था कि बुरी मेरा लगती है? मतलब लोगों की बातें दिल पे लगती है, बुरी लगे या नहीं, दिल पे लगती है। अगर मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो अपनी पर्सनली शादी के शुरू के जो दिन होते हैं वही वाली 16 से 22 वाले, मुझे उसमें ज्यादा छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती थी। फिर जब मैच्योर हुई तो लगा कि है ये तो कितनी सी बात थी, ये मेरे दिल पे क्यों लगी। बिल्कुल सही है। मतलब वहाँ मुझे लगता है ये 16 से चले 18 से 25-26 कर ले। वो वाली, हाँ वो वाला, मतलब वही वाला टाइम। आप लोग बताएं भाई। 45 से आगे। 45 से आगे इन लोगों ने चूज किया है। देखते हैं कि हम वहां तक पहुंचे नहीं ना, हमारा एक्सपीरियंस। हाँ जी, तो हम जो नहीं एक्सपीरियंस किया हमने, मगर हम अपनी अम्मियों को भी देखते हैं ना। हाँ, ट्रू। आई थिंक माई मदर इज वेरी सेंसिटिव नाउ। जो अपनी जवानी में लक्कड़ हजम थी, छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव होती है। वो शो प्रॉब्ली नहीं करती, लेकिन सेंसिटिव हो जाती है। दिखाए भाई क्या कहती हैं खवातीन। हमारी जैसी उम्र में फरागत होती है, क्योंकि हम बच्चों की शादियां कर चुके होते हैं, सारे काम निपटा चुके होते हैं, तो इसीलिए हमें एक छोटे से छोटी कोई बड़ी बात भी होती है हमारे दिल पे लगती है। ओहो, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब हम सारे वर्किंग हैं। जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास टाइम नहीं होता इतना सोचने का कि उनको किसी की बात अच्छी लगे या बुरी। लेकिन जो घर में रह रहे होते हैं, फिर प्लस आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से मिड लाइफ क्राइसिस। आप लोग जीत गए हैं माशाल्लाह से। ये वाला आप लोगों को एक्सपीरियंस है भाई माशाल्लाह 50-50। गुड, बहुत अमेजिंग लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। हम दूसरों से अपनी विजडम डिराइव करते हैं। लेकिन वैसे हमें क्या मिला? आपस की बात ये है, दिस इज लाइक अ बैग। हाँ, ये मैं यहीं रख देती हूँ, बहुत भारी। सब बात ये तय हुई तुम लोगों के अभी 2 सवालों के जवाब सही हुए। देखा आजकल की जो जनरेशन है ज्यादा तेज। वो आजकल की क्या कहाँ से आजकल के? अच्छा है, हम सब आजकल के नहीं। जो अब हमारी बेटी है ना, वो बहुत ही पटाखा निकलेगी। मैं तो खैर अल्लाह में से दुआ की थी, या अल्लाह में मेरी बेटी को चालाक बनाना, या अल्लाह में मेरी बेटी को, क्योंकि थोड़ा बहुत जो चीजें बेवकूफियां हमने की हैं उस जमाने में। नहीं, बेवकूफियां नहीं थी, वो मासूमियत थी। बिकॉज आपके पास अब आपके पास दुनिया हाथों पे खुली हुई है, फिंगर टिप्स पे है आपकी। लेकिन उस मासूमियत में बहुत कुछ गवाया भी है हमें, हमने तकलीफें उठाई हैं। आई थिंक कोई बात नहीं, वो हर किसी का अपना वक्त होता है। ये तो हर किसी को अपने हिसाब से मिलता है जितना मिलना होता है। ये तो है। हाँ, अच्छा, भी मेरा अगला सवाल ये है कि किस उम्र में खवातीन अपना ज्यादा ख्याल रखती हैं? ओके, क्या लगता है? 28 से 40। आई थिंक तीनों जो मैंने स्टेजेस बताए हैं। देखो, अब ये वक्त की बात है। जो पहले हमारे जमाने के लोग थे वो तो सिंपल थे, तो तब तो ख्याल रखना शायद 28-45 में ही हमें आया। बट अब जो बच्चे हैं ना, वो तो 16 से 22 में ही अपना ख्याल बहुत रखते हैं। ट्रू। हाँ, आप लोग भी दोनों यही कहते हैं? नहीं, मेरा पता नहीं, ख्याल तो मतलब मैं तो खैर हमेशा से रखती हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा से ख्याल रखती हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे विद द टाइम आपका टाइम आगे बढ़ता जाता है, आप और सीखते हैं और ग्रो करते हैं, तो आप मज़ीद अपना ख्याल इमोशनली एंड फिजिकली हर तरह से आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं विद द टाइम। तो आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में
हम लोगों की एज में अच्छा ज़्यादा ख्याल रखना हाँ। शुरू, क्योंकि बहुत चीज़ों की तोड़ फोड़ हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा खुद की केयर शुरू कर देते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। आप लोग रखते हैं, लेकिन जो आम औरतें हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो वो बिल्कुल छोड़ जवाब देती क्या हैं, होगा, वो हाँ। बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं। नहीं, मैंने मुझे आंसर्स पता नहीं है, यू राइट, बिल्कुल मुझे आंसर्स पता नहीं है, मैं सिर्फ और इसलिए मुझे देख के लगता है बता कि रही जो हूँ। 16 से 22 की उम्र होती है ना, उसमें आपके पास अपना ख्याल रखने का टाइम भी ज्यादा होता है एंड सेंस भी नहीं होता। सो नहीं होता है, अच्छा, आप कह रही हो, हाँ, okay, आई एम okay. सेइंग होता है 16 से 22 की बात कर रही है वो, उस वक्त। और अब तो बिल्कुल ही 16 से 22 वाले बच्चे अपना बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, दे नो व्हेन दे हैव टू अच्छा गो नहीं, टू द वो सैलून। एक बात बताऊं, वो स्किन का ख्याल कर लेंगे, बालों का कर लेंगे, खाने पीने का नहीं करते हो। जंक उनसे ज्यादा कोई खाता नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक सर्टेन एज पे जो है आप जाके कहते हैं कि खा लो, लेकिन वो नहीं, जो लेकिन कुछ बच्चे जो है वो करते भी हैं। कुछ बच्चे, मतलब अब आप इसमें जेंडर हटा दें अगर, तो लड़के लड़कियों को दोनों को देखें तो कुछ लड़के, मैंने या कुछ लड़कियां देखी हैं जो बहुत अपना ख्याल रखते हैं। हाँ, वो जो एक्सरसाइज रेगुलर कर जिम रही हैं जाते और वो, हैं। हाँ। मतलब लाइक मेरा जो छोटा बेटा है तो वो तो बड़ा कोई हमारे घर में अगर कोल्ड ड्रिंक आ जाए वो चखेगा नहीं, उसके सामने आप खाना रख दें बेवक्त पर ऐसे लोग कम में। हाँ, अगर लेकिन आप मतलब जनरली देखेंगे ना, सारा जंक, सारा ट्रैश वो बच्चे खा रहे होते हैं। 16 वाले वो खट्टी खट्टी टॉफियां और अगेन वही बात है, आपकी chips और सिचुएशन बनाना। पे डिपेंड करता है। और आप वही बातें, अब घरेलू औरतें जो हैं जो थोड़ा बड़ी होती जाती है, जैसे हमारी मेरी अम्मी थी, उन्होंने फिर अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। उन्होंने कहा किसके लिए मैं करूँ, मैं तैयार हूँ, ये वाली बात। तो वो चीजें। तो आप लोगों ने क्या चूज की एज ग्रुप ख्याल रखने वाला? 16 से 22, हाँ, but लेकिन she's मैं तो saying, इस हाँ, अपनी कि इस आप- एज हाँ। में मैं जो जीता उसके साथ। नहीं तुम बताओ ताकि हम एक तरफ हो जाएं। नहीं, जो जीता उसके साथ। हम 16 से 22 कर लें या? आई थिंक 16 से 22। ओके, 28 से 40। 28 से ये Oh तुम my करते God. रहिए। मैं कह रही थी कि ये आप हमारे टोकरी में डाल दो। ओके जी, इन्होंने 28 से 40। जी दिखाइए क्या जवाब दुरुस्त है। जवानी में तो हम वैसे ही प्यारे लग रहे होते हैं, इस उम्र में बढ़ती हुई एज हमें ज़्यादा डरा देती है। तो कभी फाइन लाइंस, कभी रिंकल्स, तो हम अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सही तो बोला, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बोला वो मुझे नहीं अच्छा लगा। आई डिड नॉट लाइक इट। योर जवान हो क्या? आई एम। वैसे आपस की बात है, मुझे मैं 16 साल में नहीं अच्छी लगती थी, मुझे मैं अब अच्छी लगती हूँ। अभी आप पुरानी पता ही नहीं pictures था देखें, मुझे भी पुरानी पिक्चर्स देखें तो आप कहते मैं तो मुझे भी थी 16 साल में, मुझे मैं बिल्कुल नहीं अच्छी मैं तो बचपन से अपनी फेवरेट हूँ। मैं तो बचपन से अपनी नहीं फेवरेट तो प्यारी थी, हम लोग नहीं थे प्यारे। हाँ भाई, हम तो बाद में हुए हैं। हमने तो अपने आप को ग्रूम किया है, हमने अपने ऊपर काम किया है। विद द टाइम सब मैं तो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखूं तो मैं कहती हूँ नहीं, ये मैं नहीं। हाँ, ये कोई और है। सो वो डिपेंड करता है। आप लोगों को आप ज्यादा टीनेज में अच्छी लगती थी या अब? आई मीन टीनेज में तो आप होते ही प्यारे बाहर खेल रहे होते हैं और यू आर लीस्ट बॉदर्ड। हाँ। तो हर किस्म की धूल मट्टी में आप खुश होते हैं। मैं तो आफ्टरनून स्कूल में थी और मैं अपनी स्पोर्ट्स टीम में थी। तो आप सोचे, मैं तो बिल्कुल ब्लैकआउट थी। सेम, आई वाज अ स्पोर्ट्स Exactly, पर्सन Athletic, एंड सो वाज बेसबॉल, थ्रो बॉल की टीम में थी, अपनी स्कूल की टीम में। मैं किसी टीम में नहीं थी, लेकिन मैं हर टीम में। नहीं, स्कूल में तो मुझे सब बच्चे खेलना होता आपको पता है मैं बास्केटबॉल टीम की कैप्टन होती थी। बास्केटबॉल? क्या बात है। मैं छोटी-छोटी सी थी ना, यूं ही निकल ऐसे छलांगे मार के डालती हूँ। मैं छोटी सी थी, यूं ही निकल मैं जाती। बास्केटबॉल की शूटर हुआ करती थी। ये कौन लोग हैं? क्या बात है ना। 23 मरतबा अगर मैं बॉल पिट्टू आए बारी हाथ खेलती में थी। तो 22 शूट करती थी मैं तो सिर्फ पिट्टू बारी खेलती थी और खो-खो। क्रिकेट। शुक्र है आई वाज इनटू माइंड गेम्स। Have they helped? बोर्ड गेम्स। Have they helped? हाँ, Have they आई helped? थिंक दे हैव। Oh, हाँ, okay. they do। हाँ, चल गया है कहते हैं पूरा। ना चेस की ये वाला इनाम भी तुम लोग ले गए। बिल्कुल। ओह, क्या चाहिए था ये आपको? सवालात से बड़े जो है ना मुख्तलिफ जवाबात के साथ हैं ये सवालात जो है। But they're getting it right। हमसे पंगा नहीं लेना। चले जी, तीन जी। ओके, बहुत सारी चीजें। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। किस उम्र में खवातीन को अपनी मियाँ की चीजें बुरी लगने लगती है? पहले तो आंखों पे पट्टी बंधी होती है ना, सबसे पहले। नहीं, फजीला तो वैसे ही बदनाम है ना। मैं तो मुझे वैसे ही सब लोग बोलना शुरू कर देते तुम इतना सच बोलती हो। नहीं, मैं अगेन ना, मुझे ये सवाल बड़े टेक्निकली गलत सवालात हैं और गलत ऑप्शंस भी ऐसे दिए हुए। तो ये हर किसी की अलग सिचुएशन होती है। हाँ। और बेचारे मियाँ पे तो उल्टा हम रोब जमाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है सिचुएशन के हिसाब से ये जवाब देना चाहिए? यार पता है, मैं और मेरा मियाँ ना, हम दोस्त हैं। हाँ। हम मियाँ बीवी हैं ही नहीं, तो हमारा तो प्रॉब्लम ही अलग है ना। तो हम दोनों तो मतलब हम दोस्तों की तरह ना लड़ते हैं और हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा तो होता है। आप कहती हैं कि वो तो जब से शादी हुई तब से कभी बात बुरी लगती थी, कभी
बात नहीं अच्छी मतलब ये लगती कि कैसे अगर कभी कुछ कहता है मैं कहती हूँ नहीं, अब वो मुझे हमेशा कहता है भाई तुम मेरी हर बात पे नहीं क्यों कहती हो। हाँ। मैंने कहा इसलिए कि मैं एक ये तो अलग यासिर का जुड़वा मैं ये अलग कहता है पर्सनैलिटी भाई। हूँ, तुम एक अलग पर्सनैलिटी हो। हाँ। तो हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं, और जो लोग बातें बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं उनको कहती हूँ देखें जो लोग 30 साल से एक साथ रह रहे हैं उसकी कोई वजह होगी। हाँ। तो वी आर फ्रेंड्स, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे उसकी कौन सी बात अच्छी या बुरी लगती है। नहीं, मैंने तो सिर्फ आप लोगों से ये पूछा है अब हम किस बता नहीं एज सकते। में बुरी लगने लगती है ज्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जब समझ आती है, जब अकल आती है तब लगती होगी ना, आम आवाम को तो लगती होगी। मैं आपको दिमाग कैसे बता सकती हूँ ये इस एज में 40 आफ्टर 40, क्योंकि शौहर को एसी नहीं चाहिए, बीवी को एसी चाहिए। शौहर ने खर्राटे लेने हैं, बीवी को नींद आ रही है। बीवी ने रात मोबाइल देखना है, शौहर को नींद आ रही है। शौहर को पंखा नहीं चाहिए, बीवी को चाहिए। मेरे घर तो ये होता है, तो मेरा अब ये अच्छा मेरे घर ये होता है कि मेरा मेरी हर बात मानता है। अच्छा बस मैं जो कहती हूँ मैं कहती हूँ एसी तेज करना चाहिए, वो बेचारा कहता है मुझे तो मुझे तो उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, इसलिए कि जो बुरी लगती है वो करता ही नहीं। आप अपनी मान लेती होंगी ना, मनवा लेती होंगी ना अपनी। तो मैं आपने कहा आफ्टर 40। यस मुझे ऐसा लगता जी आप लोग क्या कहते हैं? 45 के बाद। यस हाँ सेम बिल्कुल सही कहा समा आपा ने। आप सोचते हो कि मैंने इतने साल उनको समझ लिया, गलत लफ्ज़ कि उनको समझ आ जाए, आ गई बिल्कुल होगी। सही है, हाँ। लेकिन when you reach 45 and it's still the same, then you just say कि तू बस हो गई, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मैं मतलब अब ऑफ खुद द मार्केट भी हो जाते हैं ना, मतलब वो भी अब कहा जाएगा नहीं करूँगी तो सॉरी जो बात है हाँ फिर हमारी वो स्ट्रेसेस अलग हो जाती है। नहीं, आंखों की पट्टी भी तो खुल जाती है एक सर्टेन एज तक, तो आंखों पे पट्टी बनती है। बिल्कुल है। अब आई डोंट नो बाकी खवातीन क्या कहती है, वो सब कहती यहाँ है, बैठी खवातीन नहीं सब गलत कहती है, सब गलत कहती है। ये हमने जो फेस सेविंग करती हैं। तो इन्होंने इन दोनों ने सही कॉमन जवाब दिया। अब देखते हैं कि आप लोग क्या कहती हैं। इस उम्र में हम भी फारिग, हमारे शौहर भी फारिग, तो ज़ाहिर है जो पुराने झगड़े लड़ाइयाँ याद आती हैं, तो इसलिए उनकी हर बात अब बुरी लगने लगी है। But I'll tell you, because general जो हमारी अवाम है उसमें मोस्टली आर हाउसवाइफ्स, तो वो अपने आप को एक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो वो फारिग है। बट ये सबसे बड़ी जॉब ये है कि आप बच्चे देख रहे हैं और घर चला रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ बड़े सीरियस जॉब नहीं, लेकिन मसला उन्होंने बड़े मजे से कहा फारिग फारिग, क्योंकि सारी जिंदगी मियाँ जब तक रिटायर नहीं हुए वो ऑफिस जाते थे, वो घर का काम करती थी। अब वो घर पे बैठ के ये बोलेंगे गंदा हो रहा है, पंखा गंदा हो रहा है, जाले लगे हैं, बन जाते हैं वो। मतलब कि या तो वो तो हर शौहर के अंदर होती है सास। जब वो ज्यादा घर पे होते हैं, मैं तो तो कहती हूँ कोविड में मैंने कमरे अलग महसूस कर किया था। कोविड में मैंने ये बातें बहुत महसूस की थी कि ये सास के कितने एलिमेंट्स हैं इस शख्स में। मैं नहीं दे रही, आप दोनों जीत गए ना। मुझे लगता है नहीं तो दोनों को एक एक चीज दे दो ना, इतनी सारी चीजें रखी। ये दे दो, ये तो ऐसे नील मैं बताऊं जिस तरह के सवालात हो रहे हैं ना, उसमें जो तुम चीजें दे रही हो ना जवाब, मुझे लगता है वो मियाँओं की जाके शामिल है। कुर्बानी मियाँ की नहीं हो जाए बेचारी। मैं चाह रही थी कि वो इजाफा लाइन में आगे कई मियाँ साहब मतलब खड़े होंगे कुर्बानी के लिए या नहीं। जब टोकरी भर जाएगी तो फिर फायदा नहीं है, फिर आप लोग ले जाए। सिंबॉलिक है, आप समझ जाएं आप लोग। अकलमंद है। सिंबलिज्म फिर लोग कहेंगे मैं कान भर रही हूँ। सिंबलिज्म कहीं और ले जाती हूँ मैं, ये मत कहिए। लिटरल रहते हैं हम। ओके फाइन, ओके। बड़ा अजीब सा सवाल करने वाली हूँ मैं आप लोगों से। रियली? तो पहले आई डोंट नो, अच्छे की है। पहले कौन सी अच्छी किसकी बात? अच्छा आप लोगों को क्या लगता है किस उम्र में खवातीन अपनी उम्र छुपाना जरा माइनस करना शुरू कर देती हैं? वो खुद ही कह के भूल जाती हैं। जनरल पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों की पर्सनल चीज नहीं पूछ रही, जनरल क्वेश्चन। जनरल हम तो अपना ही बताएंगे ना आपको। नहीं, आप कहने की जनरली से क्या मतलब? वैसे जनरल मैंने तो एक बात नोटिस की, अक्सर खवातीन जो है ना 49 से आगे बढ़ती नहीं है। 55 भी हो ना तो 49 ही बोलती हैं, क्योंकि 50 से उनको डर लगता है शायद, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। आई डोंट नो। तो आपको लगता है कि 40s के बाद जो है वो खवातीन अपनी उम्र छुपाना शुरू करती हैं? शायद। आप लोगों को क्या लगता है? आई थिंक द सेम। हाँ, मैं इस क्योंकि वो एक आ जाता है ना, एक
कि भैया बढ़ रही है तो उस वक्त शायद उन्हें, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो साफ बता देती हूँ जनरली मेरी ये एज है जनरली, लेकिन भाई आप कॉन्शियस हो जाता है। आप लोग तो इसलिए क्योंकि कैरेक्टर्स भी तो आप लोग वो वाले कर रहे होते ना, जाहिर है अपनी से बड़ी उम्र के भी कैरेक्टर्स आप लोगों ने किए हैं। उसके अलावा लोग हमें उस दिन से देख रहे हैं जब से हमारी जो भी उम्र थी वो हम बता भी चुके हैं और पता भी चल रही थी। और सन बताया है ना हम सब ने, तो सब पता है। मेरे साथ तो जुल्म ये हुआ, गूगल ने गलत लिख दिया है। तो आधा मेरे तो बाबा का नाम भी गलत है। गूगल पे मैं 52 की हूँ, मतलब मेरी अम्मा अब्बा की शादी से पहले की पैदा हुई। मेरी भी वैसे गूगल पे कोई तो खैर हम 70 साल लिख दी हुई है। मर्जी है गूगल की हर, इसका मतलब गूगल की हर चीज सही नहीं होती, ये वाली बात देख ले। हाँ जी, ये अपनी स्टोरी 40 के बाद इन्होंने बोला है 40 के बाद खवातीन अपनी उम्र छुपाना शुरू 28 to 40 में भी छुपाना शुरू हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो आपको लगता है 28 6 महीने कम होना शुरू हो जाता है। मैं एक शख्स को जानती हूँ वो 3 साल से 25 से ऊपर जा ही नहीं रहे। उस शख्स को तो खैर पूरी दुनिया पाकिस्तान जानता होगा, जिस शख्स का आप बोल रही हैं तो सब जानता हो। नहीं, वैसे 21 से नहीं गई ना आगे, वो तो दूसरी है। वो मैं तो एक खातून को जानती हूँ, लीप के साल में उनकी सालगिरह है ना, हाँ, 4 साल बाद, बिल्कुल। मैं 4 साल बाद जानती हूँ, 15 साल उम्र कम बताती हैं, उनके मुंह पे लिखा होता है वो झूठ बोल रही हैं। तो ये तो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज तो बहुत सारे लोगों के, फिर वो तो बचपन से भी शुरू हो सकता है। आदमियों के भी। और अब मैंने पता है औरतें बदनाम है, मैंने तो बहुत सारे आदमियों को देखा उम्र छुपाते। हाँ, बहरहाल क्या है जवाब जनरल पब्लिक का? इस उम्र में हम अपनी उम्र छुपाते हैं, गलत बताते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी असली उम्र बता दें तो लोग हमें एजेड कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। इनके ना इस उम्र में पसंद नहीं आ रहा। 40 मुझे 28 जो इन्होंने जवाब दिया था। अच्छा, हाँ, लाइक 28 के बाद से ओके। ये वैसे एक्सपीरियंस मेरा भी है, मैंने बहुत सारे लोग 30 के बाद जो है 30 के हो ही नहीं रहे, 30 के नहीं हो रहे, वो 29 पे ही अटके हुए हैं 4 साल। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2 खवातीन को जानती हूँ जो दोनों साथ स्कूल में थी। एक जो है वो 32 33 की हो चुकी है, एक 30 की हो ही नहीं रही। हाँ, रोज जो है वो मैं जब 30 की होंगी तो क्या होगा, मैं कहा अरे भाई मतलब हम बढ़ जाएंगे, हम 40-50 के। मैं क्या करूँ? तुमसे शादी आप लोग भी उस पे चलती होंगी ना, एज इज जस्ट अ नंबर पे, कि जो आपके जहन में उनको लगता होगा बस मैं इतने की हूं। कोई पूछना भी रहा हो तब भी उनको ताकि लोगों को लगे भाई जीत गई हैं ये लड़कियां, जीते जा रही हैं, ये जीत गई हैं। ज्यादा सही जवाब आप लोगों ने दिए। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आपको हम लड़कियों का शो? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। देखिए वैसे कुछ भी कहें, ईद पर इतनी पते की बातें पता चल जाएं तो बहुत ज़रूरी है। वैसे एक अरसे तक मैं तो बहुत भागम दौड़ी वाले शो करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया और ख़वातीन को भी समझ आया कि थोड़ी सी पते की बातें एक साथ जब घर में सब बैठे हों तो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं कितना पता 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 बोल दी। पता चल गया हमें, आप ही के शो पे आके हमें पता चलता है। सो इस सेगमेंट में भी मैं बहुत सारी, बल्कि क्विज होना चाहिए आपको से, इस दफा क्विज होगा और मुझे लगता है इस क्विज में शायद आप लोग जीत पाएंगे। आपको लगता है? हाँ, ये बहुत तेज है, ये जीत जाएंगे। वी आर फास्ट। यस, फास्ट गर्ल, फास्ट गर्ल। फास्ट जमाने की ये जेन जी हो गए हैं ना, पहनने वाली जेन जी है ना, जॉगर शूज। इस वक्त 3 जनरेशन आपको नजर आ रही है ना, इनकी, मेरी, इनकी, आपकी, मतलब लाइक 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ वाले लोग, गुजारने वाले लोग हैं। तो जी मेरा पहला सवाल आप दोनों की टीम से ये है, आपने चूज करना है, निहारी में गाय के गोश्त का कौन सा हिस्सा डलता है? This one is easy, बहुत इजी है। बताओ। पहले मैं आप लोगों से, पहले मैं इनसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। आप लोगों को लगा और आप लोगों को क्या लगा? अच्छा जी, मिस्टर शेफ प्लीज, हमारे शेफ देखिए कितने क्यूट है, बहुत बताइए। अंकल सरगम ग्रीन। ओके, आप दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ। यानी कि निहारी मसाले की बोतल्स मिलेंगी हमें। ये मसाले की बोतल्स नहीं, जो भी जवाब गलत देगा उसको कोई टोटका बताना पड़ेगा। हाँ, जो भी गलत जवाब देगा उसकी सजा ये है कि उसको टोटका बताना पड़ेगा। बकरे को यस, इसलिए हो जाए तो क्या ये आप लोगों की वो होगी, सजा होगी। सजा है। अच्छा, बकरे को अगर हैजा हो जाए तो उसको क्या पिलाना चाहिए?
सफेद सोडा। सफेद सोडा या काला सोडा? सफेद सोडा। और आप लोगों को क्या? सेम। हम कॉलोनाइज्ड हैं वाइट कॉम्प्लेक्स। अच्छा भाई सफेद सोडा कह रहे हैं ये लोग। देखें भाई शेफ भाई सही जवाब। मुझे लगता है कोई टोटका पता नहीं चलेगा हमें। नहीं हम वैसे ही आपको टोटके भी बता देंगे। ओके अच्छा भाई बकरे को अगर बुखार हो जाए तो क्या खिलाना चाहिए उसे? लहसुन धनिया और नमक या प्याज पुदीना और नमक? प्याज पुदीना और नमक। बिल्कुल जी सही बिल्कुल सही जवाब We है। also हम agree। मुत्तफिक हैं। हम प्याज मुत्तफिक हैं। पुदीना और नमक। जी बिल्कुल। ओके Oh, it's green. हाँ ये लोग वैसे किसी जानवर को नहीं बताते। ये सब ऐसा जो है ना सही जवाब चल दे रहा है। सब हाँ। सुगर सब ऐसे कैसे इतना एक्सपीरियंस है? क्या कोई हुआ है देखिए वो किसी के साथ? पुदीना आया ना पुदीना तो उससे जरा हाजमा ऐसा, अच्छा होता है। और कभी लहसुन प्याज से लगा, लहसुन हमें प्याज। जानवरों को नहीं देना नहीं हाँ। देना चाहिए लहसुन नहीं। अच्छा, याले इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई डोंट नो एसिडिक होता है शायद। Acidic, मेरे पास बिल्लियाँ कुत्ते बहुत सारे जानवर इस किस्म के रहे तो मुझे लहसुन का ये पता है कि आप नहीं So, क्या जानवरों और इंसानों के लिए सेम चीज होती है? Pretty much। अच्छा ओके भाई अगला सवाल है बकरे को अगर खांसी हो जाए, अब पूछ रहे हो जब बकरे ज़िबा हो गए, बकरे को अगर खांसी हो जाए आप उसको क्या वापस पिलाना छोड़ के चाहिए? आए। तो इधर डंगर डॉक्टर होना चाहिए था। बकरी को अगर खांसी हो जाए तो क्या उसको पिलाना चाहिए? कच्चा दूध। कच्चा दूध या बेसन वाला वरना पानी? वो बेसन वाला तो और हैवी हो जाएगा। कच्चा दूध। हाँ? बेसन से तो फूल जाता है। मैं सोच ही रही हूँ कि कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोग मेरे शो पे आए हो तो मैंने पूछा हो, अच्छा अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए? और अब ये बकरा ईद की वजह से शो में बकरे के बारे में पूछा। हम यही कह रहे हैं कि कितना बीमार बकरा है ये आप देख के नहीं लाई। आप वापस करके आए। ये वापस करके हाँ तो आप लोगों ने कच्चा दूध जवाब दिया। वापस करके आए। वापस कच्चा दूध जवाब दिया ना? जी सही जवाब। नो टोटका। अच्छा चले हम मुझे कुछ रेसिपीज के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है। तो 1 किलो चपली कबाब में कितनी चर्बी डालनी चाहिए कि वो अच्छे बने? 1 पाव। आधा किलो अगर इसमें 1 पाव। हाँ, 1 पाव चर्बी या आधा किलो चर्बी? कॉमन सेंस तो यही कहती है कि 1 पाव। क्योंकि आप तो कुकिंग भी करती हैं यूट्यूब पे अपने। हाँ लेकिन आजकल तो वैसे तो कहते हैं चर्बी तो वैसे मतलब अगर रेसिपी के अलावा जाए तो चर्बी तो आजकल खानी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कि चले 1 पाव इज गुड। यस बाइंडर के होता हाँ एज मतलब बाइंडिंग एजेंट अच्छा है। वरना वो बहुत ड्राई हो जाता है। चर्बी इसलिए बहुत जरूरी है। तो सब लोग कह रहे हैं कोई से 1 भी पाव। कबाब हो ना, ये चपली कबाब कह रहे हैं, अगर आप सीख कबाब भी बनाते हैं ना उसमें भी तो आप जो घर का साफ सुथरा बगैर किसी भी किस्म की स्किन के चर्बी के कीमा होता है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो चिपकेगा ही नहीं। तो उसको भी सीख पे चढ़ाने के लिए ड्राई बनेगा और ड्राई हो जाएगा बहुत सूखा। ओके जी तो फिर क्या है सही जवाब मिस्टर शेफ? हम आप बस लाल झंडी फेंक ही दे, हरी झंडी रखे हैं। दोनों सही एक जैसे जवाब दे रहे हैं। पाए साफ करने का आसान तरीका क्या है? गंदम आटा लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ दिया जाए या बेसन लगाकर 25 मिनट छोड़ दिया जाए? गंदम का आटा लगा। हाँ गंदम का आटा। गंदम का आटा। फायर पे नहीं उसको कभी आपने साफ किया? दैट ऑल्सो वो बाल हटाने के लिए होता है, वो जलाते हैं वो एक अलहदा। स्किन हटाने। हाँ वो स्किन। जी भाई शेफ भाई ये लोग कह रहे हैं कि गंदम का आटा लगा के। सही जवाब सही जवाब। ओके आई लाइक द शेफ। और उससे उसकी थोड़ी हीक भी निकल जाती है। हाँ ना, स्मेल बकरी- यही सवाल है अगला कि गोश्त की हीट कैसे दूर की जा सकती सिरका, है? लींबू और लहसुन। सिरका लींबू और लहसुन लगाना चाहिए या गरम मसाला और नींबू लगाना चाहिए? सिरका लीमू सिरका सिरके से बेसिकली जाती है। हाँ शेफ भाई लहसुन भी सही जवाब। सही जवाब। स्मेल को मारेगा। इनको सब पता है, मुझे तो लगा था तुम लोग हार जाओगे और तुम लोग साथ साथ चल रहे हो। खाने बना रही हूँ आपको आप इजी ले रही हैं हमें। याले जब तक तुम खिलाओगी नहीं मैं नहीं मानूंगी। बातें नहीं करो, पका के खिलाओ। पका के खिलाओ। इजी ना ले। हाँ मैंने फजीला के हाथ का खाया हुआ है खाना और इन दोनों के बारे में सुना। ये तो मुझे नहीं पता। छालिया होगा। गोश्त को गलाने के लिए क्या डालना चाहिए? छालिया या तंबाकू? मुझे सेहत के लिए प्लीज ये क्या मतलब हमने लेकिन तंबाकू से पेट बहुत अच्छा साफ होता है। देखिए मैंने तो कभी भी आजमाया नहीं इसको। हाँ नहीं लेकिन छालिया जो है ना वो एक जैसे नटमेग भी होता है ना, वो डालते हैं हम। हाँ तो गलाने के लिए छालिया जो है वो गलाने के लिए, मगर वो खाई नहीं जाती जाहिर है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। पोटली भी तो डालते हैं ना, वो पोटली में डाल पोटली तो वो तो क्या उसके करें? लिए छालिया डालते हैं। छालिया कह रहे हैं। हाँ। जी मिस्टर शेफ ओके सही जवाब। फ्रिज की बर्फ पिघलाने के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ पर समुद्री नमक
छिड़कना चाहिए या नमक, बर्फ पर नमक, सोडा नमक, छिड़कना नमक, चाहिए? नमक। मैं बताऊं, पंखा लगा छोड़ दें जी नहीं, उससे लग भी निकाल ज्यादा दें। अच्छी चीज है ये। हाँ, बट नहीं होती ना। मैंने ब्लो ड्राई से समुद्री किया था। ये भी सही ब्लो ड्राई का जवाब अच्छा है। मैंने ब्लो ड्राई से किया निदा उस दिन, वो मैंने इतनी देर बंद रखा फ्रिज लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। मैंने ब्लो ड्राई मंगवाया, ब्लो ड्राई पिघलाने के लिए Medicinal fan? I'm a little I didn't have a because generally आप नमक लगाते हो ताकि बर्फ पिघले ना, right? नहीं पिघले बाहर दुनिया में भी तो बर्फ डालते हैं। अच्छा नहीं वैसे I was a मैं little बताऊं, confused. मैं कैसे गर्म पानी डाले अंदर उबलता हुआ पानी डाले। अरे भाई, फ्रिज खराब हो जाएगा। कभी नहीं होता। सीरियसली? दरवाजा बंद कर नहीं उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी किस में डाले, मुझे समझ नहीं आई। फ्रीजर में जो बर्फ जमी हुई है ना, उबलता हुआ पानी डालें और उसका दरवाजा बंद कर दें 2 मिनट में और कुछ नहीं होता। खुद ही सब पिघल जाएगा। सुनिए बात सुने, कुछ भी नहीं होता। जब कोई खाना सालन गरम होता है तो उसको कहते हैं कि फौरन गरम सालन फ्रिज में ना रखना, फ्रिज खराब हो जाएगा। नहीं वैसे कुछ नहीं होता। हाँ। मैं तो खुद हाँ, वैसे वो भी मेरा ख्याल है मिथ ही है। मिथ है, मिथ है। क्योंकि गरम गरम सालन फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज फ्रिज है खराब हो ही, जाएगा। चीजों को ठंडा करने के लिए, तो क्यों खराब हो जाएगा? लेकिन नहीं, जो वो बिल्कुल चूल्हे से उतरा हुआ होता है बस वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे खराब आने नहीं से होता, फिर- सालन मेरा ख्याल है एकदम से ठंडा गरम Yes, होता है। it's actually the सालन ना temperature ठंडा of the गरम। food हाँ। that needs to settle down. Gradually. ताकि वो फ्रिज का मसला फ्रिज नहीं, फ्रिज का मसला नहीं है। आइंदा अपना इस तरह भी करके देखो। ये खोलता हुआ पानी अपनी 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 उस पे नहीं नहीं कोई रिस्क नहीं है। हाँ, वो कर मैं चुकी करती हैं। हूँ और ना। फिर जब दरवाजा खोलेंगे तो एक तूफान। उसके बाद एक बाल्टी या तौलिया नीचे बिछा दें। वो तो वैसे भी when you cleaning the fridge you have to वो put something. पिघल नहीं जाता, वो पूरी प्लेट आके नीचे गिर जाती है। प्लेट पे भी होती है और ऐसे भी फ्रिज आ गए रुबीना जी कि वो जो पानी पिघल के कोई पीछे एक होता है डक्ट में से चला जाता है, उस डक्ट को खोल के साफ एग्जैक्टली तो वो फिर इन्वर्टर उससे वाले ऐसे भी पाकिस्तानी फ्रिज नहीं ऐसे है भी ही हाँ। है, हमारे घर में ही है, मतलब किसी के यही पास है, जैसे मेरे पास है ऐसा। हाँ मतलब है, इन्वर्टर वाले होते हैं, वो उनमें हाँ, पीछे ही जिनमें- पानी चला जाता है, उनमें तो तो बर्फ जमता ही नहीं है जमती ना। हाँ, उनमें नहीं बर्फ नहीं, वो अलग फ्रिज है जिनमें जमता नहीं। और जिनके घर में सर्वेंट्स हैं उनको जमने वाला फ्रिज ही लेना पड़ेगा, वरना फ्रिज साफ नहीं होगा। सदियां गुजर जाएंगी तो वो फ्रिज नहीं साफ करेंगे, मजबूरी में करना पड़ता है। ओके जी, अगला सवाल, जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए क्या करना चाहिए? नमक वाला पानी में डालना चाहिए या सिरके वाले पानी में? हो गया ये? हो गया। नहीं I don't like this boring सेम question. था ये। हाँ, और वो सेम था। नहीं, ये वही नहीं, गोश्त बात को अलग है, पिघलाने के लिए। ये गोश्त की नहीं, बात गोश्त गोश्त की बात है, लेकिन वो बर्फ फ्रोजन गोश्त को पिघलाने के लिए। वो भी नमक, सही है। भाई आके ग्रीन क्यों है, तुम हुंजा से हो। नहीं लेकिन ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए, गोश्त को पहले निकाल के रख देना चाहिए, थोड़ा थॉ होने के लिए बंदा रात को निकाल के रख दे फ्रिज में। कभी इमरजेंसी 12 बजे के बाद माइक्रोवेव अभी एकदम आपके मियाँ ने फरमाइश की है कि मुझे फलाना गोश्त पका के दो। मेरा मियाँ ऐसी कोई फरमाइश कर ही नहीं सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। ओह, आधा अधूरा, तो वो आप बची नहीं। हमारे मियाँ की एकदम फरमाइश होती है। अच्छा, वैसे सबके आप भी मियाँ नमक डाल दिया करें उनके खुद ही पिघल शोहरों को पिघलाने के लिए सिरके वाला पानी समुद्र के नमक, समुद्र के नमक, अदरक। आपका मियाँ सुनीता, नमक तो उनके जख्मों में इमरजेंसी की फरमाइश क्या होती है आपके मियाँ की? मैगी नूडल्स। वो तो ऑनलाइन ऑनलाइन। आप बताएं आपकी इमरजेंसी फरमाइश क्या होती है मियाँ की? मियाँ की कॉफी। इमरजेंसी बस ये हाँ। तो वो तो आराम तो से 2 बन- सेकंड 2 मैं सेकंड कहती हूँ मेरे क्या जरूरत है, खुद ही बना है ना? अच्छा नहीं वैसे इमरजेंसी फरमाइश तो हमारे घर में भी ये आलू की सब्जी और ये होती है तो फटाफट बन जाता है। अच्छा। दाल चावल तो आलू ये कोई टेंशन नहीं है। आपके मियाँ की इमरजेंसी फरमाइश? इलायची वाली चाय और साथ बैठ कर पियो। अच्छा ओके जी, बताएं प्लीज, मैं सबसे पूछूंगी। मैं फिर से करना चाहूँ जी दोबारा। इमरजेंसी वाली फरमाइश ये होती है कि प्लीज आज घर पे खाना नहीं बनाओ, मैं वेट गेन कर रहा हूँ। ये होती कसम से। आप अच्छा बनाते हो खाना। नहीं मतलब खाना बिकॉज वो कहते हैं कि तुम्हें तो चढ़ता नहीं है, तुम रात भर स्नैकिंग करती रहती हो, तो मैं देखता हूँ और मुझे गेन हो जाता है। तो फरमाइश ये होती है कि प्लीज आज खाना नहीं बनाओ, सामने लाना ही ना, कुछ लाना ही नहीं था। सैंडविचेस हंटर बीफ के स्पेसिफिक। ओह वाओ, जबरदस्त। आपने बताया कभी नहीं खाए कि ज़रा मुश्किल हालात हैं कि वो ऑफिस में सब लोग लंच इकट्ठे करते हैं और जब किसी के घर से कुछ अच्छा आ जाता है हाँ। घर आके वो आज मैंने उनके घर के पसंदे खाए थे। हाँ। अब वो क्या पसंदे थे, बस वैसे पसंदे चाहिए। अब मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसे पसंदे हैं।
मैं कहती हूँ तो जब पसंद है खाने हो तो उनको खा करें बना दें, और जो आपका अच्छा हो वो हमें बता दें, तो हम आपको ये बड़ी हम आपको बना दिया करेंगे जो उन सबको हमारे घर का अच्छा लगता है, तो हम ऐसे चलते हैं। बट उनको निहारियाँ और पसंदे और बीफ हलीम, यू नो, ये वाली चीज़ें पसंद आती हैं। ओए हो, ये फरमाइशें हैं, मतलब नॉर्मल फरमाइशें, नॉर्मल फरमाइश। हाँ भाई, छुरियां तेज करने का आसान तरीका क्या है? किसी भी पत्थर पर तेज करना चाहिए या आग पर गरम करना चाहिए? पत्थर तो एंशिएंट टाइम से हमें पता है कि पत्थर पे होती है। लोगों के घर के बाहर चूरी तेज करने वाला किचन की जो स्लैब सीढ़ी है ना, एग्जैक्टली मार्बल वाली, किचन के बाहर जो आजकल तो खैर आ गए वो ऐसे बने हुए, वो भी हैं, वो भी रगड़ी होती है, वो भी पत्थर है ना। लेकिन मुझे आपकी जो किचन के भी मार्बल्स होते हैं ना, जो लगे हुए, जो उस पर भी मैंने देखा है कर रहे होते हैं। मार्बल तो खैर खराब हो जाएगा। वो सस्ते वाले मार्बल की बात करी मैं, महंगे वाली की साले से ज़बान देना। क्या देना? मेरी ज़बान पे तेज है, ज़बान देने मुझे छुरी तेज लगी है जब से चटर बॉक्स। रौनक है ये अपने घर की, वाकई में से रौनक होती है। अगर हम लोग चुप हो जाए तो क्या हो घर का? सन्नाटा हो जाए। सन्नाटा, सन्नाटा। अरे शेफ को तो मैं भूल ही गई। शेफ लगा शेफ लगा हुआ है, शेफ बिल्कुल सही, हरा झंडा लेके। वो कह रहा है प्लीज मुझे लाल झंडी दिखाने दो, अगला सवाल बिल्कुल गलत जवाब दे। आसान सवाल बनाए और तुम लोगों ने बुला लिया इतनी ऐसी पक्की खवातीन को कि जिनको हारना आता ही नहीं है। मैं कोई मुश्किल सवाल करो। कलेजी की बू दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नींबू या सिरका या इमली या कीनू का रस? मतलब अगर कीनू ना हो, ये बताएं मुझे, मतलब जब कीनू नहीं होंगे, क्योंकि ये एक टाइम फ्रेम में आते हैं। इमली तो होगी ना, नींबू सिरका, इमली तो होती है। सिरका। जी शेफ भाई, आप फेंक दे काली झंडी। मैंने कहा है आपको। कपड़ों पर अगर खून का धब्बा लग जाए तो क्या करना चाहिए? वॉशिंग पाउडर और सिरका लगाए या फिटकरी या सिरका लगाए? वॉशिंग पाउडर सिरका, वॉशिंग पाउडर सिरका, नॉट फिटकरी, नॉट फिटकरी, नॉट फिटकरी। पक्का हो जाती है। नहीं अब फिटकरी से कपड़ा फट सकता है। नहीं, हाँ नहीं फिटकरी नहीं, वॉशिंग पाउडर और सिरका। जी भाई, जी शेफ भाई, सब पता है इनको। इनके अंदर कोई ज़ुबैदा आपा को हुआ नहीं है। सही है, हम सही हो जा रहे हैं। इनको सब पता है। जी जी। व्हाई घी एंड टमाटर? हाथों से गोश्त की बू कैसे दूर की जाए? तेल और नींबू का रस लगाए या तेल और नींबू? हाँ भाई शेफ भाई, घी और टमाटर, यही है। ये तो साल नहीं बनेगा। टमाटर तो लगाना चाहिए मुंह पे जब आप सूरत से आए, टैन के लिए, टैन खत्म करने से बचाने के लिए क्या? कोफ्ते और कबाब टूटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? भुने हुए चने डालते हैं, लेकिन मैं मकई का आटा डालती हूँ। हाँ, भुने हुए चने से मुझे लगता है थोड़ा सख्त हो जाता है, मकई के आटे से बहुत सॉफ्ट। भुना हुआ बेसन ना, भुने हुए चना वही ना, बेसन ही होगा। नहीं, चने व्हाइट चने नहीं होते बेसन खाने वाले, बेसन ही हुआ ना। नहीं, एक चने व्हाइट चने की बात करिए, ये जो जिसकी हम चाट बनाते हैं। एक चने वो येलो वाले, वो नहीं, जो खाने वाले जो चने जो बेसन उन्हीं का बनता है, येलो वाले ना, वो। तो मकई का आटा डालने से ना बहुत अच्छे है। मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर टिप है। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कॉर्नफ्लावर? नहीं, भुने हुए चने, मकई, भुने हुए चने, भुने हुए चने। इन्होंने कह रही हैं कि मैं पूछ रही हूँ क्या आप जनरली लोग भुने हुए चने डालते हैं, लोग ज्यादा भुने हुए चने। जी भाई शेफ, भुने हुए चने। लेकिन ये आपका शेफ की दूसरी बात, लेकिन आप कभी बना के मैं वही कह रही हूँ, आपका आइडिया अच्छा है। दूसरी बात में कॉर्न फ्लावर जो है वो कॉर्न मील कहते हैं इसे। कॉर्न मील जो है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा भाई, आप लोगों को तो हारने का कोई शौक नहीं और ना आप हारेंगे। हाँ, मुझे एक टोटका खत्म ही नहीं होगा। ये तो सेगमेंट नहीं खत्म होगा। मैं थक गई हूँ कि कोई टोटका तो बता दे। टोटके आपने सादिया इमाम से इतने सुने हैं, अभी भी गुंजाइश बाकी है। भाई मैं आप लोग, मेरे पास दो हैं, बताएं। ये मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। अच्छा, कि अगर आपको या बच्चों को खांसी हो, बहुत ज़्यादा सिवियर खांसी, तो रात को जब बच्चा सोए तो उसके सॉक्स में या उसके पैर पे प्याज काट के वो लगा दे। प्याज काट के और सॉक्स पहना दे? मतलब अगर वो सॉक्स नहीं पहना हुआ तो उसके ऊपर जैसे एक कपड़े से बंद कर दे, या सो इट विल गो राइट अवे।
उसके जो तलवे हैं पैर के तलवे हैं उस पे प्याज आदि काट के उसको लगा दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड। तो क्या हम बड़ों के साथ भी सबके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, बड़े रेजिस्ट करेंगे और एक और जो मुझे लगा कि बहुत मतलब हम लोग के वहाँ इतने मच्छर होते हैं, तो अगर मच्छर काटे या कोई भी आपको इंसेक्ट काटे तो फौरन उस पे नमक रब कर। जी जी, एंटीसेप्टिक। ये तो हमने पूरे बचपन में किया है। नमक जो है वो एंटीसेप्टिक है जी। तो वो फौरन उसकी जो सूजन है, वो रेडनेस है, वो सब खत्म हो। बिल्कुल सही। और कोई टोटका किसी को आता है? नहीं है, मैंने सुना है कि अक्सर स्कॉच टेप होती है ना, अक्सर उसका एंड जो है वो गुम जाता है, आपको मिलता नहीं है। ये बहुत मुश्किल होती है। हाँ, तो उसको आप 2-3 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। अच्छा, वो अकड़ जाता है। यार ये तो बहुत जरूरी है, इंसाइटफुल और डिटेल बट इसका एक और आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं टेप बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो आप जब टेप का इस्तेमाल हो जाए तो टेप की एज को उसको टर्न करके छोड़ दें। अच्छा, ये कभी-कभार फिसल जाता है ना पेपर, फिर आप उस पे भी सब में ये कभी-कभार मेरे तो साथ हमेशा ये होता है कि वो फिसल जाता है हाथ से और फिर घूम जाता है। और एक अंधी मैं नजर ही नहीं आ रहा था, अब मैं ये करूंगी फ्रीजर में रख। फ्रीजर में नहीं, तुम प्लीज वो दूसरा वाला कर लो, उसको मोड़ के रख देना, चिपका देना, वो इतना मोटा सा लहदा ही पता चले। अच्छा, एक और है ट्राइड एंड टेस्टेड। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, वो मैं बता देती हूँ कि जब आपके बच्चों को नज़ला होता है बचपन में, तो उनकी नाक बंद हो जाती है, और छोटे बच्चों को आप कोई दवा नहीं दे सकते, कोई एंटीबायोटिक, कोई ड्रॉप्स, कोई भी इस तरह की चीज़ आप नहीं देना चाहते। तो जो आपका असली घी होता है ना, उसको आप थोड़ा सा ऐसे मेल्ट कर लें कुनकुना सा, और वो आप बच्चे के नाक में एक ड्रॉप डाल दें। अच्छा। तो हाँ, वो उसकी नाक भी खुल जाती है और वो सेफ भी होता है, ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है। और दूसरा सबसे आसान और मज़े की चीज़ क्या थी, वो खैर मुझे हंसी आ रही है बताते हैं, बट मैंने किया है। बच्चों को पैम्पर्स आप पहनाते हैं तो उनको रैशेज हो जाते हैं, और फिर आप 10 क्रीमें लगा लें और वो नहीं सही होता। पानी में तेल डाल तो उसमें नहीं, उसमें भी आप बच्चे की ना बम पीस पे असली ही लगा के और तो वापस पैम्पर पहना दें। जब आप खोलेंगे पैम्पर तो वो रैशेस गायब होंगे। अच्छा, वैसे मुझे तो ये कि ऑयल डाल के ना पानी में, तो वो लगाने से तो ऑलमोस्ट द सेम थिंग वैसे। अच्छा, मैंने तो कॉर्नफ्लावर का भी सुना है, कॉर्नफ्लावर से भी फर्क। असली घी तो तुमने कोई टोटका नहीं बताया? हो जाता है, चली गई मेरी टर्न। नहीं तो अब ऐसा क्या, दोबारा आ जाएगी, उधर भी आएगी फिर। मैं वो रिपीट कर रही हूँ एक टोटका जो बहुत अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। जनरली लोग जो है वो अपने बालों के लिए प्याज का पानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और लोग इसलिए नहीं लगाते अंडा या प्याज या कोई तरह की चीज़ के ड्राई और स्मेल, मोस्टली स्मेल। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर आप थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें, जो भी आप मिक्सचर बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें, वो स्मेल नहीं रहेगी। गुड आइडिया, ये मैंने नहीं सुना। और बालों के लिए भी, बालों के शाइन के लिए भी, जब आप नहा रहे हो और नहाने के बाद जो लास्ट रिंस होता है आपका बालों का, तो उसमें थोड़ा सा, जैसे अगर आपकी बाल्टी है तो उसमें 2-3 कतरे जो है, बाल्टी है या मग्गा है, सिरका बेस्ट कंडीशनर होता है। शाइन लेमन भी ऑल आप दोनों के टोटके रह गए। भाई मेरा तो एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट आफ्टर द कोविड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, क्योंकि प्याज की कोशिश की तो वो तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, बिकॉज आई एम नॉट अ प्याज ईटर ऑल्सो ना। मुझे तो, मैं रिकॉर्डिंग में भी कमरे से सबसे पहले लंच जब लगता है तो कहती हूँ प्याज नहीं आएगा। सो फिर मुझे किसी ने बताया, कज़न ऑफ माइन, कि चावल का पानी। सो आई पता नहीं कब से आई एम डूइंग इट रेगुलरली, लाइक आई कैन once a month या twice a month बालों में। हाँ। और उसका तरीका ये है, वो जिन्होंने बताया था उन्हें ज़रा मुश्किल बताया था तरीका, बट मैंने उसको आसान किया कि इतने से चावल एक ग्लास में डालिए, an inch हाई, और उतना ही उसके ऊपर पानी आ जाए, है ना। सो 2 inches, जितना भी पानी है वो चावलों के इतना ऊपर आ जाए। यू सोक इट फॉर अबाउट 24 hours। अच्छा, लीव द वाटर 18, हाँ, या रात को आपने सोक कर दिया उसको और छोड़ दिया आपने अपने सिंक के पास ही, और उस एक दफ़ा चावल धोए और फिर उसमें पानी डाल के छोड़ दिया, और सुबह में वो कुछ पी भी जाते हैं तो वो मर्की सा, ज़रा सा वाइटिश सा पानी रह जाता है। उसको आप अपने सर में सर धोने से कोई आधा घंटा पहले लगा लें। चिप भी हो जाएगा। प्रोटीन कुछ भी नहीं, वो पिच नहीं बनती, क्योंकि वो तो पक के बनती है ना, ये तो बिल्कुल पानी है।
doesn't smell, doesn't you know. very good. लेकिन वो क्या बालों की शाइन के लिए है? नहीं, hair growth के लिए. I got my hair back. माशाल्लाह. इसी टोटके से I keep telling people कि ये tried and tested है. So लगाया, घंटा गुजार लो, 2 घंटे गुजार लो. लगाने के लिए मैं नॉर्मली कोई ड्रॉपर टाइप चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ. सिरिंज, बिकॉज मेरे पेट की वजह से मेरे पास सिरिंजें और ड्रॉपर होते हैं. सिरिंज में भरा, तो जैसे आप ऑयल लगाने के लिए पार्टिंग कर करके लगाते हैं ना, वो लगाते गए, थोड़ा थोड़ा सा उसको आपने मसाज कर लिया और फिर आपने बाल बांध लिए. ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना है ना अपने हेयर, बिकॉज वो ड्राइंग है थोड़ा सा. बाट और 15-20 मिनट ये मैंने बहुत सुना है, बट मुझे ये तरीका नहीं पता था. थैंक यू. आप भी बताएं टोटका. अच्छा, मेरा टोटका वैसे बड़ा, मुझे तो बहुत मेरी आंटी ने बताया था कि जो हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, अब तो रात में एकदम से आँख खुल जाती है ना, टांग में पड़ गया, बाजू में पड़ गया, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद एक छोटी सी, जिसे कहते हैं ना, चिपर रह जाती है, उसको अपनी पाँव की साइड पर चादर उठाकर, बेड शीट उठाकर उसके नीचे रख दें और सोएं. ये वाकई आजमूदा है. आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ते. और ये आपने कहा साबुन की जो चिंदियां रह जाती हैं उसको, पपड़ियां जो होती है ना, टच होना चाहिए बॉडी के साथ. नहीं, बस उसे पाँव की तरफ चादर के नीचे रख दें और आप सो जाएंगे. तो बड़ा टोटका होगा. बट मेरी तो अम्मी उठती थी, मैं तो उनको एक मैग्नीशियम की गोली खिला के सुला देती थी. मैग्नीशियम की कमी है नहीं. अच्छा, वैसे अब कोई लॉजिक होगी इसके पीछे. इसके पीछे कुछ होगी. हाँ भाई, हम ऐसी चीजें हैं. हाँ, जैसे मेरी जब बेटी या जब भी बच्चे हुए, तो हमेशा अम्मी ने एक छुरी लेके बच्चे हम सब ने मेटल कैंची बच्चा चौंकता नहीं, नजर नहीं, बच्चा डरता है. समथिंग मेटल. उस शेफ को तो चेक करो एक्सप्रेशन जरा. उसको सारे टोटके पता चल गए हैं, सब पता चल गया. खैर, आपको भी पता चल गए होंगे. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. आप ईद मनाएं. अगर अपने मेहमान आ गए तो उनको जरा देख लें, फिर आके हमारा शो दोबारा देख लीजिएगा, मिस ना कीजिएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ब्रेक के बाद रही हमारे साथ. ईद मुबारक. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ईद मुबारक पाकिस्तान. वैसे इस ईद पर मेहंदी नहीं लगती हमारे हाथों में, लेकिन किसी के मेहंदी लगती है. जानवरों को मेहंदी लगाते हैं, है ना. अच्छा, बड़े बड़े आर्ट होते हैं. मैं मोबाइल में देख रही थी कि कुछ ना कुछ टांगों पर, और वो चलते हुए लगता है कोई लड़की चल रही है. जेवर वॉक होती है इनकी बाकायदा. हमारी कॉलोनी में होती है. सब लेके जाते हैं अपने अपने, पूरी कैट वॉक. बड़ा मजा आता है. नाम ही कैट वॉक है. हाँ, रात में 11 बजे शुरू होती है और 1 बजे खत्म होती है. सबको अपने जानवर ले जाके ना वॉक करनी होती है. वो इतना हल्ला गुल्ला हंगामा होता है. काऊ वॉक होनी चाहिए. काऊ वॉक, कैट वॉक के बजाय काऊ वॉक. अच्छा, आप लोगों ने करना ये कि अपनी पार्टीज खुद ही बना लें, 2-2 की. ठीक है. और आप लोगों ने मेहंदी लगानी है, सजाना है गाय को, जो यहाँ पे गाय है उस पे अपना आर्ट वर्क दिखाना है. ओके, सही आर्ट वर्क आता है. तो आर्टिस्ट तो एक है, आर्टिस्ट तो ये तो है ही ना. सरवत, तुम खुद ही बता दो. जो चेक तुम्हें मिलेगा सरवत के साथ कौन प्रेजेंट है, कौन जाना चाहेगा. अच्छा, मैं एक काम, देखो मैं बताती हूँ. एक बड़ा एक छोटा. हाँ, ठीक है. तो सरवत और सबा. सही. ओ यस, जीत जाओ. मैं खुश. सुनीता और पता नहीं. मैं उधर और जाले और मैं. क्या बात है. जाने चले अपनी अपनी मेहंदियां पकड़े. चले आ जाए और जो है वो शुरू हो जाए. गाय रेडी है भाई. फजीला जी और सुनीता की गाय रेडी है.
ईद मुबारक। क्या बात है, वैसे इसी तरह का कुछ लिखा हुआ होता है? हाँ, लिख तो Good. दिया मैंने। गुड, नॉट बैड भाई। इसने क्या लिखा है? हाँ, आजा not क्या? bad. आजा और चकले। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ हमने इसका नाम लिखा है बसंती। मैंने शेडिंग के साथ काम किया है। माय गुडनेस, गुडनेस, ब्यूटीफुल। और यहाँ देखे भाई आर्टिस्ट लोगों ने तो आज आजा चकले, आजा चकले, आजा चकले। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। भाई हमें पता था तो आपकी टीम जीत गई भाई। हाँ, हाँ, हम क्या करें? लेकिन सबने अच्छा किया, तकब्बुर नहीं कभी हमने गरूर सबने अच्छा किया। लेकिन खैर क्या जीतना क्या हारना, जो भी जीती खवातीन जीती, उसी के दिल में खुशी है। एग्जैक्टली। लेकिन सब जीतने वाले को भी हार पहनाई जाती है। बिल्कुल। ओहो, क्या? बेटी होने के बाद गहरी गहरी बातें करने लगी। गहरी हो गई हूँ मैं, बहुत डीप चली गई हूँ। अब बारी है ना खुदाफिज कहने की सबको, लेकिन उस खुदाफिज से पहले एक नसीहत या ईद मैसेज, चाहे फनी हो चाहे सीरियस हो, आप लोगों की मर्जी है, वो ज़रूरी है अपनी प्यारे से फैंस के लिए। सरवत तो तुमसे शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। मेरी ये इल्तिजा है सबसे कि पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है, एंड आई थिंक कि हमें हर प्लेटफॉर्म अपना इस्तेमाल करना चाहिए पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए दुआ करें। ईद की नमाज की दुआ होती है, बहुत ख़ास दुआ होती है। तो मैं तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा दिल उदास है, लेकिन हम उनके साथ हैं और वो हमारी यादों में, और उनके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जी सुनीता। आई डोंट नो, हम हर साल एक बात करते हैं कि गोश्त बांटें, यू नो, अपने इर्द गिर्द वालों को याद रखें, लेकिन मैं फिर दोबारा उस बात पे ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहूँगी जो शुरू में सेल्फ़ लव की बात हुई। आप इसके बारे में ज़रूर गौर कीजिए, इस पे सोचिए और आज से ही शुरू कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी सबा। मेरी तरफ से तो यही पैगाम है या मैसेज है कि जब आप ईद की नमाज के बाद गले मिलें तो सारे शिकवे शिकायतें वहाँ ख़त्म कर दें और गले मिलें तो दिल से मिलें, दिल साफ़ करके मिलें। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। फजीला। उफ, इतनी सारी टिप्स और इतनी सारी चीज़ें हमने आपको इस शो में बताई हैं, उन सब में से जिस पे भी दिल चाहे अमल करें, खुश रहें, जिएं, जीने दें और एक दूसरे का बहुत एहसास करें। ईद मुबारक। रुबीना। रुबीना जी। नहीं, रुबीना अच्छा था। हाँ? liked it. मेरे मुंह से निकला, इतना मैंने मुझे कहा। मजा आया। मैंने सबको कहा है कि मेरी सहेलियां जो है ना अब ये बन चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो जी, ईद जो है ना वो 2 दफ़ा आती है साल में, ठीक है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे आपस में इन द ब्रेक कि बहुत कम है हमारे पास त्यौहार एज सच देखा जाए तो, और हम फिर कोशिश करते हैं कि हम रमज़ान के 30 दिन भी उसी में मिला लें और रमज़ान को भी एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिविटी की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाएं, अपनी इबादतें और अपने आपस की एंटरटेनमेंट। सो इस मौके को एज अ रीयूनियन विद द फैमिली, क्योंकि अब ज़रा सी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं और आई नो कि विद मोस्टली विमेन वर्किंग, तो ज़रा सा यू नो 2 काम करने भी मुश्किल है। हम भी जब ईद आती है ना तो हमें लगता है हमने तो सिर्फ चिल करना है और हमने किचन नहीं देखना, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करके जिस तरह भी, जहाँ से भी, मगर खाने बनाएं, लोगों को बुलाएं, मिल के ईद मनाएं बड़े बड़े पैमाने पे। कोविड के बाद हमें थोड़ा धचका लगा है वैसे। हाँ। जो हम लोग पहले कट गए थे, ये कोविड के धचका बाद में ज़िंदगी में भी लगा है, क्योंकि वो जो हमारा मिलना जुलना था ना वो अब बहुत कम होता जा रहा है। सो आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी एल्स, बट मुझे ये फील होता है कि हमारी फैमिली पहले जितना मिलती थी बगैर ओकेजन के, यू नो, निहारी पकी है सब आ जाओ, हलीम बन रही है आ जाओ, आज पुलाव बन रहा है आ जाओ। सो वो सब ख़त्म हो गया है। सो इन्हीं मौक़ों पे फैमिली को सेलिब्रेट करना चाहिए। जी यानी मैं सरवत की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी और पैलेस्टाइन के ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है।
आप इसकी बात को फैलाएं जहाँ भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप बात कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको ये अब तक लगा है कि हमारी आवाज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलती हूँ वो कहते हैं कि हमारी एक आवाज़ से क्या होता है, लेकिन वो एक आवाज़ ही है जो कतरा कतरा दरिया बन रही है, और उसकी वजह से दुनिया में चेंज आ रहा है हल्के हल्के। जो ये चीज़ें हैं ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग बीइंग आउट इन द ओपन, ग्लोबलाइजेशन, हर चीज़ सामने आ गई है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। और एक और चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ हर बकरीद पे, कि अगर आपने लोगों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले जो आप कुर्बानी करते हैं जी वो अल्लाह की राह में कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो गर्द गुबार होता है, जो आप आते और खालें और सब आगे पीछे बिखेर देते हैं, और आप लोग कम्युनिटीज़ में रहते हो जहाँ पे सफाई सुथराई का काम होता है, लेकिन जो मोहल्लों में रहते हैं वो नहीं रखते, सिर्फ अपने एरिया को साफ़ कर देते, प्लीज़ वो मत कीजिए, बिकॉज़ इससे आगे बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि वो पड़ा रहता है। सो सफाई निस्फ़ ईमान है, उसका ख्याल रखिए और अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरा मैसेज वही है, जिस तरह का ये शो था कि ज़िंदगी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और उसी बात से प्रोग्राम को मैं ख़त्म करूँगी कि औरत जब तक खुद खुश नहीं होगी वो अपने आसपास वालों को खुश नहीं रख सकती। तो खुश रहने का गुर सीख लें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए इस ईद से ही सही, हमारी तरफ से ईद मुबारक, बहुत अच्छे से ईद मनाइएगा, और हाँ, सजना सवरना कभी मत छोड़े, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। वजूदे जन से चाहे कोई भी रहे कायनात में रहे। यस एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। पट्टी की जावे देखो टप्पी नाले शॉट टिकी ला जगदी हो आज चुप नी मैं बनाया दा नंबर मैं लेना जेरी कगरे च हॉट रखदी। अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।